हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद वेस्टिंग टाइम। क्या उस रात आरुषि थी? सबॉर्डिनेट्स ने मोबाइल जेब में रख लिया और चुपचाप खड़ा रहा। जेट एक एयरपोर्ट पर उतरते के बाद राघव कपूर एक हेलीकॉप्टर लेकर श्वान के लिए निकल गया। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ान भर चुका था। दिशा थी शिवान। करीब 3.5 घंटे बाद शिवान उनके सामने था। हेलीकॉप्टर ने गांव के ऊपर 2 चक्कर लगाए ताकि उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके। क्योंकि रात का समय था इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं खींचा। गांव अभी थोड़ी दूरी पर था इसलिए शोर भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। राघव कपूर हेलीकॉप्टर से उतरे। उनके लंबे कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये गांव छोटा था और अगर आरुषि भागी नहीं थी तो उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उनकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी, क्योंकि खतरे की आभा लिए हुए थी। सबॉर्डिनेट्स ने आगे बढ़ते हुए दिशा दिखाए। राघव सर, मैंने आरुषि गुप्ता की पूरी बैकग्राउंड खंगाली है। वह इसी गांव में पली बढ़ी है, या कहें कि 9 साल की उम्र तक यही रही थी। यहाँ गायत्री गोयल नाम की महिला से उनका खास रिश्ता है। हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे। सूरज निकलने में ज्यादा समय नहीं था। 10 मिनट बाद राघव गायत्री गोयल के घर के बाहर खड़ा था। घर एक बांस की बाड़ से घिरा हुआ था जो ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता था। गांवों में अक्सर पालतू कुत्ता होता ही है। गायत्री के यहाँ भी एक था, पर वह अभी छोटा था, गोल-मटोल और भरा पूरा दिख रहा था, लेकिन उसमें चौकसी की भावना स्पष्ट थी। अजनबियों को देखकर वह तुरंत भौंकने लगा, वो भी जोर से और लगातार। उधर अपने कमरे में आरुषि गुप्ता बिस्तर पर लेटी थी। एक अजीब सपना देखने के बाद उसकी नींद उड़ चुकी थी और अब वह दोबारा सोने में असमर्थ थी। बाहर पिल्ले की उत्तेजित भौंक सुनकर उसने जल्दी से जैकेट पहनी, चप्पलें डाली और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। उसके मन में चिंता थी कि कहीं कनिका रात के सन्नाटे में बदला लेने तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर उसने आग लगा दी तो। मगर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जो दृश्य था वह उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। चांदनी के नीचे एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा था, जो इस गांव के वातावरण में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। वह व्यक्ति एक अजीब सी ठंडक और अधिकार की हवा लिए खड़ा था। उसके तेजतर्रार चेहरे की छवि चांदनी में और भी सम्मोहक लग रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का जीव हो। आरुषि की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह अविश्वास के साथ उस शख्स को देख रही थी, राघव कपूर। अगले ही पल उस रात की गर्म और अव्यवस्थित यादें उसके ज़हन में कौंध गईं। वो तीव्र स्पर्श, वो बेसब्र चाह, जैसे जिंदगी का कोई आतिशबाजी भरा पल। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए उन ख्यालों पर ब्रेक लगाया। नहीं, वो अब इन सब में नहीं उलझना चाहती थी। आंगन में राघव एक हाथ में पिल्ले की गर्दन की खाल पकड़कर खड़ा था। उसकी लंबी उंगलियां, उभरी नसें और सधे हुए अंदाज में थमी हुई पकड़, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उसकी पकड़ में आकर पिल्ले की जोरदार भौंक अब धीमी सिसकियों में बदल चुकी थी। फिर राघव ने पिल्ले को जमीन पर छोड़ दिया और अपनी गहरी, रहस्यमयी आंखों से सीधे आरुषि की तरफ देखा। आरुषि ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, क्या कोइंसिडेंस है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, राघव ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। पकड़ने शब्द को उसने खास जोर देकर बोला था, जिस कारण आरुषि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बिना एक पल गनवाए वो मुड़ी और भागने लगी। गायत्री गोयल अभी भी भीतर गहरी नींद में सो रही थी। आमतौर पर उनकी नींद हल्की थी, पर आज वह गहरी नींद में थी। आरुषि उन्हें जगाना नहीं चाहती थी। वह तेजी से बांस की बाड़ पार कर पहाड़ी के पीछे की ओर भाग गई। उसकी इस हरकत को देख राघव ने हौले से हंसी छोड़ी, क्योंकि उससे कोई जल्दी नहीं थी। क्या वाकई वह सोचती थी कि वह उससे बच सकती है? वह पीछा करने ही वाला था कि तभी उसके पैंट के पायंचे को किसी ने खींचा। नीचे देखा तो वही पिल्ला था जिसे उसने अभी छोड़ा था। उसने अपनी छोटी सी पूंछ नीचे दबा रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। वह अपने गांव की रक्षा के लिए खड़ा था। सबॉर्डिनेट धीरे से बोल पड़ा, राघव सर, आप ये क्या कर रहे हैं? राघव ने निर्विकार भाव से पिल्ले के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें बंधक ले रहा हूं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति? राघव की बात पर कुत्ता उसे देखने लगा, जैसे बोल रहा हो, अगर आपत्ति हुई भी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? और उसके जवाब में राघव बोल रहा हो, बिल्कुल नहीं। तो फिर चलो। वही सबॉर्डिनेट ने बोलने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप रह गया। पिल्ले को गोद में उठाए राघव अब आरुषि के पीछे धीमी लेकिन स्थिर चाल में बढ़ रहा था। उसके अधीनस्थों ने मदद की पेशकश की, लेकिन राघव ने हाथ उठाकर उन्हें मना कर दिया। मैं खुद संभाल लूंगा, तुम लोग यहीं रुको।
समझ गया सर। सभी अधीनस्थों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था। उनका वह उच्च वर्गीय, सफाई को लेकर बेहद सजग बॉस आज एक पिल्ला उठाए हुए था। इसमें कुछ तो खास था। अंततः एक सबॉर्डिनेट्स ने धीमे से पूछा, हम यहाँ वाकई में किस लिए आए हैं? क्या हम बदला लेने आए थे, या कुछ और ही चल रहा है? उस पल आरुषि गुप्ता को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों भीड़ें एक साथ उसके दिमाग के भीतर दौड़ रही हों। वह काफी दूर तक भाग चुकी थी। कई बार उसे लगा कि वह राघव कपूर को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती, वह लंबा सा शख्स उसी शांत और मंथर चाल में उसका पीछा करता हुआ दिखता। उसके चेहरे पर न तो कोई हड़बड़ी थी और न ही थकावट। आखिर यह इंसान कौन सी कला जानता था जो वह उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी? कई कोशिशों के बाद आरुषि ने हार मान ली। वह रुक गई, झुककर घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। मैं थक गई हूं, अब और नहीं भाग सकती। राघव उसी शांत अंदाज में उसकी ओर बढ़ता रहा। उसके हाथ में अब भी वह सफेद पिल्ला था जो कभी जोर से भौंक रहा था, लेकिन अब उसके हाथों में आराम से सिर रगड़ता हुआ सिसक रहा था। अब वह आक्रामक नहीं, एक दुलारा सा पालतू बन चुका था। कभी कभी वह अपनी नन्ही नाक राघव की हथेली से सटाकर उसका स्पर्श महसूस करता। यह दृश्य जितना प्यारा था उतना ही डरावना भी। आरुषि ने अनायास ही अपनी गर्दन सिकोड़ ली और धीरे से एक कदम पीछे खिसक गई। अंततः राघव की गहरी निगाहें आरुषि पर ठहर गईं। अब उसकी मुस्कान गंभीरता में बदल चुकी थी और वह एक दबाव भरे प्रभाव के साथ उसकी ओर बढ़ा। क्या अब और भागने का इरादा नहीं है? नहीं, अब मुझसे नहीं भागा जाएगा, आरुषि ने ईमानदारी से कहा। आखिर कब तक कोई भाग सकता है उस सच्चाई से जिससे बचा नहीं जा सकता? किसी न किसी दिन सामना तो करना ही पड़ता है। तो फिर मुझे एक जवाब दो। राघव का चेहरा कड़ा हो गया। वह और करीब आया, उसकी आंखों में एक तूफानी गुस्सा झलकने लगा। तुमने मेरे साथ ये साजिश क्यों की? आखिरकार वह एक बार उसकी जान बचा चुका था जब वे वांटेड अपराधियों के बीच फंसी हुई थी, और अब वही लड़की उसके खिलाफ चाले चली। राघव को उस रात की यादें सताने लगी, उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं, और भीतर ही भीतर क्रोध उबलने लगा। आरुषि कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत जवाब दे गई हो। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। पहली बात तो ये कि उसने कभी कोई साजिश नहीं रची थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और दूसरी बात, उस रात की कीमत वह पहले ही चुका चुकी थी, लेकिन वह ये बात कह नहीं सकती थी। राघव की प्रकृति को देखते हुए अगर उसने ये बता दिया कि वह खुद एक ट्रैप में आ गई थी, तो हो सकता है वह उसी पल उस पर कहर बनकर टूट पड़े, और तब उसकी जान ही चली जाती। एक मासूम सी सूरत बनाते हुए आरुषि बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी फंसाया गया था। जो मरहम मैंने तुम्हें दिया वो सच में दाग मिटाने वाला ही था। तुम चाहो तो जांच सकते हो, वो मेरे नाना जी का खास फॉर्मूला है। मुझे बस ये नहीं पता था कि किसी ने उसे देने से पहले उसमें छेड़छाड़ कर दी थी। ये सब एक इत्तेफाक था, एक गलती। असल में आरुषि गुप्ता बहुत कुछ जानती थी। राघव कपूर एक बार फिर उसके पास आया। इस बार उनके बीच की दूरी मात्र कुछ इंच रह गई थी। वह निकटता एक गहरा तनाव पैदा कर रही थी। उसकी तीखी नजरें आरुषि की आत्मा को चीर रही थीं। उसने धीमे मगर कठोर स्वर में दोहराया, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे नशा दिया गया था? हाँ, आरुषि के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं, पर उसने खुद को शांत दिखाने की भरपूर कोशिश की। उसने कहा, बाद में मुझे पता चला कि जो स्कार रिमूवल मरहम मैंने दिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। जोशी परिवार की औषधि कक्ष से 2 दवाएं गायब थीं। जब मेरा कावेरी से झगड़ा हुआ तभी मुझे समझ आया कि उसने मुझे फंसाने के लिए ये साजिश रची थी। आपको वो मरहम देना एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है, इसलिए जब आप मुझे ढूंढते हुए आए तो मैंने अनुमान लगाया कि शायद इसी मामले से संबंधित होगा। और यह सब बस एक गलतफहमी है। उसने मासूमियत भरे भाव चेहरे पर ओढ़ लिए, मानो पहले की बातें कोई भूलवश हो गई हो। तभी राघव ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में चुभन सी थी। फिर तुरंत उसके शब्दों की एक और कमी पकड़ ली। तो तुम कहना चाहती हो कि जब तुम्हें मरहम में गड़बड़ी का पता चला तब भी तुमने मुझे कोई चेतावनी नहीं दी? अब उसके इस सवाल आरुषि की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। ये सवाल उसे ऐसे दोराहे पर ले आया था जहां कोई सही जवाब नहीं था। अगर वह कहती कि दी तो इसका अर्थ होता कि वह साजिश में शामिल थी। अगर कहती नहीं दी तो फिर उसे इतनी जानकारी कैसे थी? उसने निगाहें इधर उधर घुमाई और मासूमियत का नकाब ओढ़ते हुए कहा, जब मैंने वो मरहम भेजा था तब आप इतने लापरवाह लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आप इसे इस्तेमाल ही नहीं करेंगे।
उसका ये बेहयाई भरा उत्तर सुनकर राघव को लगभग हंसी आ गई। इतना सब हो जाने के बाद भी ये लड़की बात का सारा दोष उस पर ही मरने की कोशिश कर रही थी। लगता था उसने आरुषि को बहुत ज्यादा छूट दे दी थी। उसका गुस्सा उफान पर आ रहा था, जिसे देख आरुषि ने एक नया दांव चला और फौरन एक प्रस्ताव रख दिया। मिस्टर कपूर, क्या आप गुप्ता परिवार से कुछ ढूंढ रहे हैं? उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसे मेरी तरफ से प्रायश्चित समझिए। बताए कैसा रहेगा? हालांकि राघव ने कभी सीधे यह बात नहीं कही थी, लेकिन कोई भी समझ सकता था कि ऐसा शख्स खुफिया तरीके से 2 बार मनाली आकर गुप्ता निवास में दाखिल होता है तो जरूर कोई मकसद होगा। आरुषि का प्रस्ताव सही समय पर था, मगर राघव अब कुछ नहीं सुन रहा था। उसकी यादों में वह रात फिर घूम गई, वह उथल पुथल भरी रात जब वह होश खो बैठा था। उसने किसी महिला को अपने कमरे में खींच लिया था। उसे धुंधली सी आवाज याद थी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस थोड़ी देर इंतजार करो। क्या वाकई उसने ये शब्द सुने थे, या ये सिर्फ भ्रम था? उसे इतना याद था कि उस महिला की मौजूदगी किसी जानी पहचानी सी लगी थी। वही एहसास जिसने उसे लगभग पागल बना दिया था। अगले दिन जब वह पूरी तरह होश में आया तो वह बेकाबू हो गया था। उसे उस महिला को सबक सिखाना था जिसने उसे बेवकूफ बनाया। पर अगर वह महिला आरुषि थी, इस ख्याल मात्र से उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आए। वही चमक देख आरुषि का दिल धड़कने लगा। ये कैसा लुक था? क्या वह अब उस पर शक करने लगा था? आरुषि मन ही मन घबराते हुए धीरे से एक कदम पीछे लिया, लेकिन सौभाग्यवश राघव ने बस उसे एक गहरी लंबी नजर दी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चल दिया। न उसने और सवाल किए, न ही उसके प्रायश्चित के प्रस्ताव को स्वीकार किया। आरुषि ने एक लंबी धीमी सांस ली, जैसे किसी तूफान से बच निकली हो, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पसीने से तरबतर हो चुकी थी। क्या आरुषि गुप्ता ने ये परीक्षा पार कर ली थी? क्या अब उसे हर पल डर में जीने की जरूरत नहीं थी? क्या अब ये प्रभावशाली आदमी उसका पीछा करना बंद कर देगा? आरुषि के मन में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। राघव कपूर का स्वभाव जितना अप्रत्याशित कहा जाता था, वह उससे भी ज्यादा जटिल और रहस्यमय था। उसके इरादों को समझ पाना लगभग नामुमकिन था। उसे यह मालूम नहीं था कि राघव के वहां से जाने के तुरंत बाद ही उसने अपने असिस्टेंट को सख्त ऑर्डर देने लगा, लालवानी परिवार की सगाई की पार्टी के बारे में सब कुछ पता करो। खासकर उस रात आरुषि कहाँ थी, हर छोटी बड़ी बात की तह तक जाओ। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। जी मिस्टर कपूर, दूसरे छोर से उसके सबॉर्डिनेट ने तुरंत हामी भरते हुए कहा। फिर थोड़ी झिझक के साथ पूछा, मिस्टर कपूर, क्या अब हमें लौटना चाहिए या 2 दिन यहीं आराम करेंगे? राघव ने गांव की टिमटिमाती रोशनी को देखते हुए कहा। वह अनायास ही अपनी उंगलियों से उस सफेद पिल्ले का सिर सहला रहा था। यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा है। पहले एक जगह ढूंढते हैं जहां हम ठहर सकें। समझ गया। इधर आरुषि वापस गायत्री गोयल के घर पहुंची। उसके गले में हल्की अकड़न थी, जिसे मलते हुए वह धीरे से अंदर दाखिल हुई। बाहर जो भी हलचल हुई थी वह इतनी हल्की थी कि गायत्री की नींद नहीं खुली थी। वह अब भी गहरी नींद में थी। आरुषि चुपचाप अपने कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पर लेट गई। तभी उसे एक बात याद आई, वो पिल्ला कहाँ गया? ऐसा लग रहा था कि राघव उसे साथ ले गया था। उस पिल्ले का नाम कायू था, जो अभी 1 महीने का ही हुआ था। गायत्री ने बताया था कि यह उनके पड़ोसी के कुत्ते के बच्चों में से एक है। उन्होंने यह मोटा ताज़ा सफ़ेद पिल्ला घर लाकर पाला था। दिन में कायू अपनी माँ के पास रहता, लेकिन रात को जब भी गायत्री पुकारती वह तुरंत लौट आता। ऊपर से वह बेहद प्यारा और आज्ञाकारी था। जब भी वह आरुषि को देखता अपनी छोटी सी पूंछ हिलाने लगता और उसकी आंखों में मासूमियत छलकती। आरुषि ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात राघव से अचानक मुलाकात हो जाएगी और वह कायू को अपने साथ ले जाएगा। अब बिस्तर पर लेटे लेटे आरुषि यह सोच रही थी कि सुबह राघव को कैसे ढूंढे और क्या कायू को वापस लेने के लिए उससे कोई बातचीत हो सकती है। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी। राघव से बातचीत की संभावना भर से वह घबरा रही थी। वह बहुत ही तीक्ष्ण व्यक्ति था और उसकी गहरी आंखें जैसे किसी के भीतर तक देख सकती थीं। वह पहले ही कई बार आरुषि के राजों को लगभग उजागर कर चुका था। करवटें बदलते हुए वो बस यही दुआ कर रही थी कि उसने उस रात जो भी कहा उससे राघव को कोई शक न हुआ हो। करीब आधे घंटे की बेचैन नींद के बाद ही भोर की रोशनी फैलने लगी। सुबह सुबह पहाड़ियों पर एक हल्की धुंध छाई हुई थी और गांव में मुर्गों की बांग सुनाई देने लगी। वातावरण शांत और सुकून भरा था, लेकिन इस सन्नाटे को अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजों ने तोड़ दिया।
फिर तेज कदमों की आहट और घबराए हुए कुछ संवाद सुनाई देने लगे। आरुषि ने झटपट कपड़े पहने और बाहर निकल आई। उसी समय उसने देखा कि तिवारी कुछ लोगों के साथ औजारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसने उन्हें आवाज दी, तिवारी जी, क्या हुआ? तिवारी रुके और पीछे मुड़कर बोले, अभी अभी खबर मिली है कि पहाड़ी रास्ते पर एक कार रेलिंग तोड़कर। उद्धरण चिन्ह। तिवारी की बात सुनते ही आरुषि की तो जैसे आंखें ही छोड़ी हो गई। आखिर क्या सुन आरुषि ने? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। 2. राघव की फिक्र। तिवारी रुके और पीछे मुड़कर बोले, अभी अभी खबर मिली है कि पहाड़ी रास्ते पर एक कार रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई है। गांव के प्रधान ने बचाव दल तैयार कर लिया है और सुना है रेस्क्यू टीम भी रास्ते में है। आरुषि गुप्ता के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। गांव के सामने की पहाड़ी सड़क में कुछ मोड़ तो जरूर थे, लेकिन वे बेहद तीव्र नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में गाड़ी चलाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। जब तक गाड़ी किसी बाहर वाले की न हो जो इस रास्ते से अनजान हो। उसके मन में पहला ख्याल राघव कपूर का आया। कहीं कल रात गांव से जाते समय उसी की गाड़ी का तो हादसा नहीं हो गया। अचानक से आरुषि के सामने राघव कपूर का चेहरा आ गया। पता नहीं क्यों पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे वो फिर से किसी को खो रही हो। ये सब सोचते ही आरुषि भागते हुए अपने कमरे में लौटी। उसने सुई का डिब्बा और दवाइयों की पेटी उठाए और तुरंत गायत्री गोयल को जगाया। नानी, आप यहीं रहिए, मैं जरा बाहर देख आती हूँ। गायत्री ने दरवाजे तक आकर चिंतित स्वर में कहा, सावधानी से जाना बेटा। हाँ नानी, आप चिंता मत कीजिए। आरुषि तेजी से दौड़ती हुई तिवारी की छोटी ट्रक तक पहुंची और जैसे तैसे उसमें जगह बना ली। कुछ ही समय में वे गांव के बाहर पहुंच गए, जहां एक काली लग्जरी कार खाई के किनारे बेहद असंतुलित अवस्था में झूल रही थी। आसपास कई लोग इकट्ठा थे जो बचाव की योजना बना रहे थे। भीड़ के बीच आरुषि की नजर आशीष पर पड़ी। उसका चेहरा चिंता से भरा था और आंखें लाल थीं। आरुषि भागती हुई उसके पास पहुंची और जैसे ही उस झूलती कार की नंबर प्लेट देखी, वह उसे पहचान गई। वह गाड़ी गुप्ता परिवार की थी। इसका मतलब कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि कावेरी थी। कावेरी को देखते ही आरुषि के मन में पहला क्या यही आया, अरे यार, फालतू में मैंने अपनी नींद खराब की। उसी क्षण कार के भीतर से कावेरी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, आशु, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। आशीष पूरी तरह घबराया हुआ था। कल रात उसे पता चला था कि कावेरी शिवान आ पहुंची है और यह जानकर उसके भीतर झुंझलाहट की एक लहर उठी थी। वह पहले ही माधव के आदेश पर यहाँ एक मिशन पर था और कावेरी की लगातार मौजूदगी से वह बेहद परेशान हो चुका था। वह हर जगह उसका पीछा करती रहती थी, मानो किसी च्युइंग गम की तरह उसके पीछे चिपक गई हो, जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो। शायद फोन पर बातचीत के दौरान उसकी आवाज में उदासीनता और झल्लाहट झलक गई थी। भावुक कावेरी उस पर रोने लगी थी और गुस्से में आकर आशीष ने फोन काट दिया। भोर होते ही जब कावेरी की कोई खबर नहीं मिली तो उसने इधर उधर पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने उसे गांव में आते नहीं देखा था। कुछ अनहोनी की आशंका में उसने फिर से कॉल किया और तभी उसे यह झटका देने वाली खबर मिली, कावेरी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वह अब खाई के किनारे फंसी हुई थी। उसने तुरंत बचाव दल को फोन कर मदद मांगी और गांव वालों से भी सहायता की गुहार लगाई। गांव के लोगों ने कार के आसपास इकट्ठा होकर एक साधारण सी योजना सुझाई। पहले कार के नीचे पत्थर जमाकर उसे स्थिर किया जाए, फिर दरवाजा खोलकर अंदर के लोगों को बाहर कूदने को कहा जाए। पर आशीष को यह तरकीब ठीक नहीं लगी। उसे महसूस हुआ कि ये गांव वालों की भली मंशा जरूर है, लेकिन बिना सोचे समझे कदम कावेरी की जान को और अधिक खतरे में डाल सकते हैं। आरुषि जब पहुंची तो उसने देखा कि आशीष एक ग्रामीण पर बिगड़ते हुए कह रहा था, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि कार में बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ये तरीका पूरी तरह सुरक्षित है? अगर नहीं तो हमें बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। वह ग्रामीण, जो उम्रदराज था और अपनी भलमनसाहत के लिए जाना जाता था, आशीष की तीखी फटकार से बेहद शर्मिंदा और असहज हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह कुछ बोल नहीं पाया। ये देखकर आरुषि गुप्ता आगे आए और हल्की हंसी के साथ बोली, आशीष, तुम्हारे सलीके कहाँ चले गए हैं? आशीष ने उसकी ओर एक नजर डाली। आमतौर पर वह आरुषि की बातों पर कुछ नर्म पड़ जाया करता था, लेकिन इस वक्त वह गुस्से में इतना भर चुका था कि कुछ सुनने के मूड में नहीं था। आरुषि ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, तिवारी जी, कुछ छोटे पत्थर लाकर कार के आगे लगाए। टायरों के सामने भी कुछ पत्थर जमा दीजिए। तिवारी ने बिना देर किए उसका निर्देश मान लिया। आशीष का गुस्सा उफान पर था।
वह लगभग चीख पड़ा, कावेरी गुप्ता परिवार की सदस्य है। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? आशीष की बात पर आरुषि का भी माथा खराब हो गया। तुम्हें फर्क करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी गांव की हवा से काफी लगाव है और किसी घटिया इंसान को ऐसी पवित्र जगह तो मरने नहीं दूंगी। तभी कार के अंदर से कावेरी की चीख सुनाई दी, कोई पास मत आना, कोई हिलना मत, सब वहीं रुको। उसकी चीख के साथ ही कार थोड़ी सी डगमगाए, लेकिन तुरंत ही तिवारी और अन्य लोगों द्वारा रखे गए पत्थरों से स्थिर हो गई। आरुषि ने आशीष की ओर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास और झुंझलाहट दोनों थे। उसने गर्दन थोड़ा तिरछी कर एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, देख रहे हैं मिस्टर लालवानी, जमीन बिल्कुल ठोस है। कार थोड़ी सरक जरूर सकती है, लेकिन नीचे नहीं गिरेगी। वास्तव में वह कोई खाई नहीं थी, बस पहाड़ियों में आमतौर पर मिलने वाली एक ढलान थी। और अगर कार फिसल भी जाती तो नीचे घने पेड़ थे जो एक प्राकृतिक बफर का काम करते। आरुषि ने झट से कार का दरवाजा खोला और कांपती हुई कावेरी को जोर से खींचकर बाहर फेंक दिया। डर से कांपती कावेरी जमीन पर गिर पड़ी। अगर निकलते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया थी आशीष से चिपक जाना। आशीष ने उसे दूर नहीं किया, बल्कि अपने हाथों में समेटकर उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा, सब ठीक है, घबराओ मत। कावेरी के बाहर निकलते ही ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद भी धीरे धीरे ड्राइविंग सीट से बाहर आया। उसकी नजरें कावेरी की ओर थीं, लेकिन उनमें कई तरह की भावनाओं का मिश्रण था, जिनमें छिपा हुआ आक्रोश भी साफ झलक रहा था। जैसे ही आरुषि गुप्ता राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंची, उसने पूछा, राजेंद्र जी, ये हादसा कैसे हुआ? क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता परिवार के समर्पित ड्राइवरों में से एक था। वर्षों से वह सेवा में था और हमेशा तैयार रहता था, ऐसे में इस तरह की दुर्घटना होना असामान्य था। आरुषि को पहचानते ही राजेंद्र ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस आरुषि। कल कावेरी मैडम ने जिद करके मुझे शिवानले चलने को कहा। मैं रास्तों से ज्यादा परिचित नहीं था और गलती से नेविगेशन के कहे मुताबिक गलत दिशा में चला गया। कावेरी मैडम बहुत गुस्सा हो गईं और फिर उसका स्वर धीमा हो गया। कावेरी न सिर्फ नाराज हुई थी, बल्कि गाड़ी चलाते वक्त बार बार अपनी झुंझलाहट जाहिर करते हुए उसने सीट में लात मारनी शुरू कर दी थी। पहाड़ी मोड़ वैसे ही कठिन थे, ऊपर से उसकी ध्यान भटकाने वाली हरकतों के कारण राजेंद्र का फोकस हट गया। वह पूरे दिन की थकावट से जूझ रहा था और बस एक पल की चूक में गाड़ी सड़क से उतरकर ढलान के किनारे जा फंसी। अंदर बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे खाई के ऊपर झूल रहे हों, इसलिए वे हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब फोन उनके पैरों में गिर गया, तब भी वे उसे उठाने से डरते रहे कि कहीं कार डगमगाने न लगे। सुबह आशीष का फोन आया तो कार के ऑडियो सिस्टम ने कॉल ऑटोमेटिक उठा ली और तभी मदद मंगवाई जा सकी। जैसे जैसे राजेंद्र यह सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। अगर कावेरी ने उसका ध्यान न भटकाया होता तो ये हादसा कभी न होता। कार के अंदर फंसे होने के दौरान कावेरी ने कई अपमानजनक बातें कहीं। उसने कहा कि राजेंद्र गुप्ता परिवार का ड्राइवर बनने लायक ही नहीं है और जैसे ही वे बाहर निकलेंगे वह उसे नौकरी से निकलवा देगी। अगर राजेंद्र ने जरा भी अपना आपा खो दिया होता तो वह शायद उसे साथ लेकर ही नीचे गिर जाता। वह अब भी अपनी मुट्ठी में उस मेमोरी कार्ड को कसकर पकड़े हुए था जिसमें डैशकैम की रिकॉर्डिंग थी। अगर कावेरी हद पार करती तो उसके पास सबूत था। आरुषि ने और अधिक पूछताछ नहीं की। कावेरी सुरक्षित बाहर आ चुकी थी और अब गांव वालों ने राहत की सांस लेते हुए धीरे धीरे वहां से जाना शुरू कर दिया। उधर प्रदीप, जिसे आशीष ने पहले डांटा था, चुपचाप खिसकने ही वाला था कि आरुषि ने उसे रोक लिया। प्रदीप अंकल, एक मिनट ठहरिए। वह आगे बढ़कर आशीष के पास पहुंची, जो इस समय कावेरी को मजबूती से गले लगाए हुए था। कावेरी अब भी रो रही थी और वह उसे इस तरह चुप करा रहा था जैसे वे दोनों किसी जीवन मृत्यु की लड़ाई से लौटे हों। आरुषि ने संकोच को किनारे रखते हुए ठंडी आवाज में कहा, आपके प्यार में रोड़ा बनने के लिए माफी चाहती हूँ, पर एक बात कहनी है। आशीष ने अंततः कावेरी को थोड़ा अलग किया और उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या बात है? आरुषि की आवाज में अब थोड़ी चिढ़ और दृढ़ता आ गई। तुम्हें प्रदीप अंकल से माफी मांगनी चाहिए। आरुषि के बात पर प्रदीप थोड़े असहज हो गए और धीरे से आरुषि की बांह खींचते हुए बोले, आरू, रहने दो न, जाने दो। पर आरुषि कैसे जाने देती? प्रदीप की एक बेटी थी जो आरुषि की ही उम्र की थी और दूसरे शहर में पढ़ती थी। अगर किसी बेटी को पता चले कि उसके पिता के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो वह दुखी होगी ही। वैसे भी ये तो बस एक माफी थी, कोई शरीर का टुकड़ा मांग थोड़े रही थी। माफी मांगना बिल्कुल उचित था, है ना? इसी बीच आशीष ने खुद को संयमित किया। हालात जैसे भी रहे हों, इन ग्रामीणों ने वाकई मदद की थी।
उसने होंठ भींचे और अपनी परवरिश का परिचय देते हुए कोडी से कहा, मुझे माफ कीजिए अंकल। मैंने जरूरत से ज्यादा कह दिया था। प्रदीप ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आरुषि अब संतुष्ट थी। वह प्रदीप और बाकियों के साथ वहां से मुड़ी और फिर उसी छोटे ट्रक पर सवार हो गई जो अब शिवान की ओर लौट रहा था। सुबह की अफरा तफरी अब थम चुकी थी। आरुषि गुप्ता ये जानने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी कि गुप्ता परिवार की कार को अब कौन खींचकर ले जाएगा। उधर आरुषि के जाने के कुछ समय बाद ही कावेरी झटके से होश में आए। वह अभी भी आशीष की कमर से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती आवाज में कहा, आशु, मैं तो बस तुम्हें देखने दौड़ी चली आई और देखो, जरा सा बची। आशीष ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। वह कहना चाहता था कि यह ढलान उतनी ऊंची नहीं है जितनी तुम समझ रही हो, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने बात बदलते हुए बस कहा, अब सब ठीक है, रो मत। पिछली रात की घटनाएं वाकई कावेरी को डरा गई थीं, उसी तरह जैसे आशीष उस वक्त घबरा गया था जब वह सबसे पहले वहां पहुंचा था। उसे अब जाकर समझ आया कि डर की वजह से ही वह अपना आपा खो बैठा था। लेकिन जब आरुषि ने डांटा तब उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा चिंतित हो रहा था। वास्तव में वहां कोई जानलेवा खाई नहीं थी, बस एक सामान्य पहाड़ी ढलान। पर अब इन बातों को कहने का कोई मतलब नहीं था। कावेरी अब भी आशीष को कसकर पकड़े हुई थी, मानो अगर वह एक पल के लिए भी उसे छोड़ देती तो वह दूर चला जाएगा। उसका यह मासूम और भयभीत चेहरा ऐसा था कि आशीष चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पाया। उसी समय कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं जो इस दुर्घटना की खबर सुनकर दौड़े आए थे, आशीष और कावेरी को यूं गले लगे हुए देखकर चौंक गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, कावेरी तो काफी जल्दी पहुंच गई, लगता है वो रातों रात यहाँ दौड़ाई होगी। वाह, कैसी समर्पित प्रेमिका है। दरअसल कावेरी का कॉलेज आना जाना पिछले कुछ समय से बंद था। वह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सूची में भी नहीं थी, पर उसकी करीबी दोस्त कनिका ने उसे खबर दी थी कि अगर वह चाहती है कि आशीष को आरुषि न छीन ले तो उसे तुरंत आकर दावा ठोक देना चाहिए। कनिका वहीं खड़ी थी और यह नज़ारा देखकर मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसे कावेरी से कुछ नाराजगी थी, पर आरुषि से उसकी नफरत कहीं गहरी थी। जो भी आरुषि का जीवन मुश्किल बना सके वह कनिका की नज़र में स्वागत योग्य था। वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ी और व्यंग्य से बोली, कावेरी, कितनी खुशनसीब हो तुम। इतनी भयानक दुर्घटना भी तुम बच गई, नहीं तो आशीष लालवानी तो जिंदगी भर अपराध बोध में ही जीते रहते। उसके शब्दों में चुभन थी। आशीष ने साफ सुना और कनिका को घूर कर देखा, लेकिन वह केवल कंधे उचकाकर मुस्कुराए और शान से आगे बढ़ गई। कावेरी, जो अभी तक डरी हुई थी, अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। पर अब उसे आशीष के चेहरे पर छाई बेरुखी दिखाई दी, जिससे उसका दिल बैठ गया। कावेरी जितना आशीष को जानती थी, शायद उतना कोई दूसरा नहीं जानता था। और अभी जिस तरह से वह खामोश था, ये साफ संकेत था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जरूर बदला है। एक बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने आशीष की नजरें फॉलो की और चौंक गई। उसकी नजरें लगातार आरुषि की ओर उठ रही थीं। आशु, इन दिनों तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कल भी तुमने फोन काट दिया था। क्या तुम्हें पता है, मैं मरते मरते बची हूं। मैं सोच रही थी कि शायद अब कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। वह बोलती रही, पर आशीष की आंखों में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, मानो वह कहीं और खोया हुआ हो। आखिर उसने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा, आशु, क्या तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो? क्या वो आरुषि है? इस अनौपचारिक सवाल पर आशीष की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रही। उसने तुरंत इनकार कर दिया। उसकी आवाज में विरोध झलकता था, बकवास मत करो। मैं। आशीष के इस जवाब में जितनी तीव्रता थी, उतना ही स्पष्ट था कि वह कुछ छिपा रहा है। कावेरी पहले तो मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अचानक जैसे उसे कुछ एहसास होने लगा। वही दूर कहीं से एक आदमी हाथ में एक ग्लास पकड़े इस पूरे नज़ारे को देख रहा था। अगर वो तुम्हारे करीब आने का कोशिश भी करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आखिर क्या एहसास होने लगा था कावेरी को? कौन है वो आदमी जो इस नज़ारे को देख रहा था? हेलो, सम फन टाइम। लेखक ने कुर्सी पर झुंझलाते हुए पैर पटका और बड़बड़ाया। ये कावेरी और आशीष, भगवान कसम, दोनों ने मिलकर हमारी आरुषि की जिंदगी को इमोशनली रोलर कोस्टर बना दिया है। बेचारी लड़की को चैन से जीने भी नहीं देते। लुक ऑफ ट्रायम्फ, अब तो मेरा भी दिमाग घूमने लगा है। इन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसी वक्त जैसे पाठकों का जनसमूह उसके कमरे की दीवार तोड़कर घुस आया हो, उन्होंने हल्ला मचाया, हाँ हाँ, तो करो ना कुछ। कब से देख रहे हैं, हर चैप्टर में इन दोनों का इमोशनल खुराफात चल रहा है। लेखक ने आंखें घुमाई और गहरी सांस लेकर बोला, सोच रहा हूं।
दोनों को उठाकर सीधे मनाली की पहाड़ियों से फेंक दूं। पैकेज और सीएरो सीधा घाटी में। बाय बाय कावेरी और आशीष। हेलो आरुषि की शांति। पहाड़ों से फेंकने से पहले बताना, हम लाइव देखने आएंगे। सामने बैठकर चिल्लाएंगे फेंको फेंको। टीयर्स ऑफ जॉय। लेखक ने चुटकी लेते हुए कहा, जो कोई भी कावेरी आशीष हटाओ आरुषि बचाओ आंदोलन में शामिल होगा, उसे अगला चैप्टर बिना क्लिफहैंगर के मिलेगा। कूल। टीमारुषि बाइसेप्स कावेरी और आशीष संभल जाओ। लेखक आग बबूला हो चुका है। लेखक ने मुस्कुराते हुए नोटपैड उठाया, अब कहानी में एक नया ट्रैक डाल रहा हूं, देखते हैं मजा आता भी या फिर। 3-4 साल की तड़प, एक पल की सजा। इस अनौपचारिक सवाल पर आशीष की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रही। उसने तुरंत इनकार कर दिया। उसकी आवाज में विरोध झलकता था, बकवास मत करो। मैं आरुषि के बारे में क्यों सोचूंगा। उसके इस जवाब में जितनी तीव्रता थी उतना ही स्पष्ट था कि वह कुछ छिपा रहा है। कावेरी पहले तो मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। किसी पुरुष का किसी महिला की ओर अत्यधिक ध्यान देना, इवन अगर वो मना करता रहे कि उसे कोई लगाव नहीं, अक्सर यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में भावना पनपने लगी है। वही दूर कहीं से एक आदमी हाथ में एक ग्लास पकड़े इस पूरे नजारे को देख रहा था। उस कुत्ते पर नजर रखो जी, एक सबॉर्डिनेट्स ने कहा। कावेरी की आंखों में रोष भर आया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उस नाखून हथेलियों में धंस गए, पर उसने किसी तरह अपनी बिगड़ती हुई भावनाओं को काबू में रखा। मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह धीमी और मासूम सी आवाज में बोली, आशु, मेरे पैर में बहुत दर्द है, क्या तुम मुझे वहां तक ले चलोगे। कार खराब हो चुकी थी और ड्राइवर को वहीं रुककर मरम्मत की व्यवस्था करनी थी। ऊपर से कावेरी इतनी दूर चलकर आई थी, तो अब उसे वापस भेजना असंभव था। ऐसे में तय था कि उसे कुछ दिन शिवान में ही आशीष के पास रुकना पड़ेगा। इस वक्त आशीष के चेहरे पर असहायता साफ थी, फिर भी उसने इनकार नहीं किया। उसने उसके पैर को देखा, कोई चोट नहीं थी, लेकिन कावेरी ने जोर देकर कहा कि उसे हादसे में चोट लगी है और वह चल नहीं सकती। आशु, सच में? मुझसे चला नहीं जा रहा, वह कराहते हुए बोली। कावेरी पहले ही रो चुकी थी और रात भर डरी सहमी रही थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था, जिससे उसे मना कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। आशीष झुका और बोला, चलो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। कावेरी खिल उठी। यू आर द बेस्ट आशु। कहते हुए वह खुशी से उसकी पीठ पर चढ़ गई और अपनी बाहें कसकर उसकी गर्दन के चारों ओर बांध ली। आशीष ने उसे पीठ पर उठाया और सबकी निगाहों के बीच शिवान की ओर बढ़ गया। गांव वालों के लिए ये सब कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि वे उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल स्टूडेंट्स के लिए ये दृश्य चर्चा का विषय बन गया। कुछ मजाक उड़ाने लगे, कुछ चुटकियां लेने लगे। कावेरी लज्जा भरे अंदाज में हंसी, मानो वह इन तानों में भी मिठास ढूंढ रही हो। गांव लौटने पर आशीष ने पहले तय किया था कि गांव के मुखिया से कहकर कावेरी के ठहरने की व्यवस्था किसी और घर में करवा देगा। लेकिन सारे घर पहले से ही भर चुके थे और कावेरी ने भी स्पष्ट कह दिया था कि वह उससे अलग नहीं रहना चाहती। मजबूरीवश आशीष को उसे वहीं ले जाना पड़ा जहां वह खुद ठहरा था, एक फार्म हाउस पर। दुर्भाग्य से वहां एक ही खाली कमरा था। कॉलेज के डॉक्टर ने जब कावेरी के पैर की जांच की तो पुष्टि कर दी कि कोई गंभीर चोट नहीं थी। ये सुनकर आशीष ने राहत की सांस ली और उसे बिस्तर पर लिटाकर बोला, ठीक से आराम करो और जाने के लिए मुहा। कावेरी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आशु, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ दोगे? मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है। आशीष ने दरअसल खुद के लिए कोई अलग जगह ढूंढने की योजना बनाई थी। आखिरकार एक ही कमरे में रहना उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर सकता था। लेकिन कावेरी इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं थी। वह कांपते कंधों और नमी से भरी आंखों के साथ नजरें झुकाए बैठी थी। उसे इस हालत में देख आशीष का दिल पिघल गया, फिर भी उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम आराम करो, मैं बाहर बैठक में रहूंगा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कावेरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू केवल डर या दुख के नहीं थे, बल्कि भीतर ही भीतर उठते उबाल और ईर्ष्या का भी प्रतिबिंब थे। उसने दांत भींचते हुए बुदबुदाया, आरुषि। अब उसकी जलन 10 गुना बढ़ चुकी थी। किसी भी कीमत पर वह आरुषि को हटाना चाहती थी, अपनी राह से, अपनी जिंदगी से। चेहरे पर एक सख्त और ठंडी मुस्कान उभरी। उसने अपना मोबाइल उठाया और सचिन गुप्ता को कॉल मिलाई। आवाज धीमी लेकिन आक्रोश से भरी हुई थी, अब तक पहुंचे क्यों नहीं? 2 दिन हो चुके हैं, सब तैयारी हो गई या नहीं? या पैसे लेने का इरादा छोड़ दिया है?
दूसरी ओर से सचिन की आवाज आई, लग रहा था वह गाड़ी चला रहा है। सब तैयार है, 20 मिनट में शिवान पहुंच रहा हूं। ये सुनते ही कावेरी ने चैन की सांस ली। भले ही उसने इस योजना पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया था, लेकिन अगर इसका परिणाम मिला तो हर पैसा वसूल हो जाएगा। 15 मिनट बाद शिवान की ओर आने वाली सड़क पर एक स्पोर्ट्स कार की तेज गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पहले तो गांव वाले चौंक गए, सोचा कोई और बाहरी व्यक्ति आ गया होगा। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला और एक रंगीन लिबास पहने व्यक्ति बाहर निकला, वहां खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखकर बिना कुछ कहे मुड़ गए, मानो किसी गंदगी से बचना चाह रहे हों। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि सचिन गुप्ता था। जब गुप्ता परिवार शिवान में रहा करता था, तब सचिन की पहचान एक बिगड़ैल और घटिया किस्म के लड़के के रूप में थी। उसने न सिर्फ चोरी चकारी की थी, बल्कि नदी किनारे लड़कियों और शादीशुदा औरतों को परेशान करने के लिए कई बार पकड़ा भी गया था। वो अक्सर विवादों में घिरा रहता था, मगर उसके माता पिता हर्षद और यामिनी बेशर्म थे। न केवल उन्होंने अपने बेटे के लिए कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा दूसरों को दोषी ठहराना उनका दस्तूर था। समय के साथ सचिन का नाम बदनामी का पर्याय बन गया था, इसलिए अब गांव वाले उससे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। आज उसे देखकर भी कुछ अलग नहीं हुआ। सचिन पूरी शान के साथ गांव में लौटा था। किराए की स्पोर्ट्स कार में बैठकर वह ये दिखाना चाहता था कि उसका रुतबा अब गांव वालों से कहीं ऊपर है। लेकिन गांव वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे चुपचाप उसे नजरअंदाज करते हुए चले गए, मानो उसके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुस्से से तिलमिलाए सचिन ने एक गांव वाले को पकड़कर अपनी शान बघारनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोलता, सामने वाले ने व्यंग्य करते हुए कहा, उस किराए की कार का ध्यान रखना भैया, नहीं तो डिपॉजिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद हंसी की बौछार हो गई। सचिन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हाँ, वह कार सचमुच किराए की थी। गुप्ता परिवार से 50 करोड़ रुपए मिलने के बाद उसने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी थी, लेकिन ललित ने उसके कर्ज के बदले वह कार जब्त कर ली। इसलिए अब उसके पास बस किराए की ही कार थी। लेकिन सचिन यह मानने को तैयार नहीं था। उसने घमंड से कहा, तुम कुएं के मेंढकों को क्या पता मेरी हैसियत क्या है। अब मैं किस स्तर पर हूं, ये तुम क्या जानो। जिस व्यक्ति को वह पकड़कर अपनी बात सुनाना चाह रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि प्रदीप था। प्रदीप ने उसे ठंडी नजरों से देखा और ताना मारते हुए बोला, हैसियत? 2 उंगलियां कटवाकर अब उधर देने वालों से छुपने वाला, यही है न तेरी हैसियत। सच कहूं तो तुझे देखकर हमें ईशा तो छोड़ो, दया आ रही है। अब गांव वालों की निगाहें सचिन के बाएं हाथ पर टिक गईं, जो मोटे पट्टियों से लिपटा हुआ था, और 2 उंगलियां गायब थीं। सचिन का चेहरा गुस्से से बिगड़ हो गया। वह चीखा, क्या आरुषि ने तुम लोगों को सब बताया? पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन सचिन को पक्का यकीन हो गया कि यही सच है। उसका चेहरा और काला पड़ गया। उसने थूक निगलते हुए कहा, वो छोकरी खुद को क्या समझती है? मैं उसे देख लूंगा बहुत जल्द। उसकी यह बात सबसे पास खड़े प्रदीप के कानों में पड़ गई। प्रदीप भले ही एक सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन अगर कोई आरुषि के बारे में कुछ बोले, ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। अचानक उसने बिना एक पल गंवाए सचिन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हरामी, कभी तो इंसान जैसा बर्ताव कर। सचिन लड़खड़ाया, आंखों में जलन और अपमान का मिश्रण था। उसने पलटकर हमला करना चाहा ही था कि दूसरे गांव वाले बीच में कूद पड़े और उसे अलग कर दिया। यहां तक कि गांव के मुखिया शंकर यादव, जो अब भी वहां खड़े थे, गुस्से से तमतमा उठे। उनके चेहरे पर गहरी नाराजगी और हताशा थी। उन्होंने फटकारते हुए कहा, दफा हो जा यहां से। तेरी कोई जरूरत नहीं है इस गांव में। सचिन कुछ बोलने ही वाला था जब उसकी नजर गांव की बदली तस्वीर पर पड़ी। गांव के पीछे अब खेत लहलहा रहे थे और उससे भी आगे तक फैली हरी भरी सब्जियों की ग्रीनहाउस लाइनें दूर तक दिख रही थीं। हर घर की मरम्मत हो चुकी थी और कई जगह निर्माण कार्य चल रहा था। गांव का माहौल पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और जीवंत दिख रहा था। सचिन वहीं खड़ा रह गया, संग, हैरान, अवाक। क्या ये वही पिछड़ा गांव था जिसे वह छोड़ गया था? सचिन गुप्ता अब वहीं चिपक गया था, जैसे च्यूइंग गम जूते से चिपक जाती है, और वो भी बिल्कुल बेहया अंदाज में। हमारे गांव की किस्मत कैसे खुल गई है? कोई पुनर्विकास हो रहा है क्या? क्या मुआवजा मिला है? मुझे तो कोई सूचना नहीं दी गई। उसके इन बातों से शंकर आग बबूला हो गए और गुस्से में लगभग लड़खड़ाते हुए बोले, कोई पुनर्विकास नहीं हुआ, न ही कोई मुआवजा मिला है। हमारे गांव के लोग मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं, जिनकी झोली में एक छोड़ी हुई लड़की आ गिरी और बैठे बिठाए मालामाल हो गए। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी करोड़ों ऐंठ लिए।
शंकर का इशारा आरुषि की ओर था। गांव वालों को आरुषि के असली परिवार के बारे में तभी पता चला था जब वह वापस अपने जैविक माता पिता के पास गई थी। उससे पहले ही लोग चर्चा करते थे कि वह गोद ली गई है, क्योंकि उसके साथ सदा सौतेला व्यवहार किया गया। इसीलिए गांव वालों के मन में गुप्ता परिवार को लेकर कोई सहानुभूति नहीं बची थी। उल्टा वे उनके एहसान फरामोश होने के लिए उन्हें खुलकर कोसते थे। सचिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, फिर भी हमने कौन सा खजाना पा लिया? बस 50 करोड़ ही तो मिले थे, उतने में क्या ही होता है। उसका मतलब साफ था, अगर मौका मिले तो और भी ऐंठ लेगा। शंकर ने उसके शब्द ठीक से नहीं सुने। क्या कहा तूने? न नहीं, कुछ नहीं। सचिन इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी योजना वहीं उजागर कर दे। आखिर वो पहले ही कावेरी से सौदा कर चुका था। जैसे ही वे आरुषि से छुटकारा पा लेते, गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति कावेरी के पास आ जाती, और भाई होने के नाते वह भी सब पर हाथ फेर सकता था। वह अपने मन में ही हंस पड़ा, ये कल्पना करता हुआ कि वो दिन दूर नहीं जब ये गांव वाले जो आज उसे नीचा दिखा रहे हैं, उसी के आगे हाथ जोड़ेंगे। सचिन अपने आप को लेकर गलतफहमी में मग्न था। उधर गांव के बाकी लोग उसे देखकर घृणा से मुंह फेर चुके थे। वे जल्दी जल्दी वहां से हट गए। शंकर जब अपने घर की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने आखिरी बार सचिन की ओर सतर्क नजर से देखा और कुछ बेचैनी महसूस करते हुए तुरंत अपने पोते को पुकारा। लकी, जरा आरुषि को जाकर बता देना कि सचिन गांव लौट आया है और वहां हंगामा कर रहा है। उससे कहो कि सतर्क रहे। वो लड़का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अभी जाता हूं। लकी यादव, छोटा बच्चा, अपने खिलौने की कार छोड़कर गायत्री गोयल के घर की ओर दौड़ पड़ा। गुप्ता परिवार का एक पुराना जर्जर मकान शिवान में था जिसे कब का छोड़ दिया गया था। और चूंकि आरुषि ने अपने दर्दनाक बचपन के कारण उनसे सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, अब वह गायत्री के साथ रह रही थी। लकी जब वहां पहुंचा, उस वक्त आरुषि अभी अभी चूल्हे से कुछ शकरकंद निकाल रही थी। ये सुबह के नाश्ते से बचे हुए थे, जिन्हें गायत्री ने जानबूझकर आग में डाल दिया था। उसे पता था आरुषि को शकरकंद बहुत पसंद है। उनकी सतह भले ही काली पड़ चुकी थी, लेकिन छीलने पर उनमें से भाप निकलती और मीठी महक हवा में घुल जाती। आरुषि दीदी। लुकास की आंखें चमकी और मुंह से लार टपकने लगी। हालांकि वह अक्सर शकरकंद खाता था, लेकिन जब किसी और के हाथ में उन्हें देखता तो भूख और बढ़ जाती। आरुषि हंस पड़ी। उसने एक शकरकंद लकी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान से खाना, अभी गर्म है। मैं तुम्हारे लिए एक और छील देती हूँ। धन्यवाद दीदी। लकी खुशी से उछल पड़ा और उसे फूंक फूंक कर खाने लगा। कुछ कौर लेने के बाद उसे अपने दादाजी की बात याद आई और वह जल्दी से बोला, आरुषि दीदी, दादाजी ने कहा है कि सचिन वापस आ गया है और बवाल मचा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सावधान रहें। और क्या कहा दादाजी ने? लकी ने सिर हिलाया, उसके गाल अब भी भरे हुए थे। दादाजी ने कहा, वो कमबख्त अभी तक नहीं जानता कि उसे करना क्या है। आरुषि हंसे बिना न रह सकी, लेकिन सोचने पर उसे समझ आया कि सचिन तो पहले से ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ था, 2 उंगलियां गंवा चुका था और अब बुरी तरह हताश होकर कावेरी का सहारा ले रहा है। किसी भी तरह से पैसा ऐंठने की फिराक में है। उसके मन में सवाल उठा, अब वो अचानक वापस क्यों आया है? तभी अचानक आरुषि के पास एक फोन आया जो कि ललित का था। हाँ बोलो, क्या बात है? पर उधर से ललित की हल्की घबराई हुई आवाज आई, आरुषि मैडम, एक दिक्कत हो गई है। वो उद्धरण चिन्ह क्या? आरुषि उसकी बात से हैरान हो गई। उधर कावेरी परेशान थी। अचानक उसकी नजर बाहर गई और अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात ने जन्म ले लिया। उस वक्त आसमान हल्के गुलाबी और सुनहरी रंगों से रंगा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, न रुकने वाली, न पूरी तरह सहलाने वाली। आशीष उस समय ट्रेनिंग कैंप की बैठक में एक कोने में बैठा किताब की ओर देख रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी कमरे में कावेरी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो हल्के कदमों से उसके पास आए, उसकी नजरों के सामने खड़ी हो गई। आज कावेरी ने एक हल्की लेकिन बेहद आकर्षक ड्रेस पहनी थी, नीचे तक गिरती रेशमी कपड़े की झलक जिसकी ऊपरी डिजाइन कुछ ज्यादा ही खुली थी, और हल्के मेकअप के साथ उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। आशीष, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ देर ठंडी हवा में रहना है। मन घुटा घुटा सा लग रहा है। चलेगा मेरे साथ? आशीष ने उसकी आंखों में झांका, कुछ पल को ठिठका, फिर सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। दोनों चुपचाप बैठक से निकले और पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ चले। उनके कदमों की आहट सूखी पत्तियों पर गूंजती रही और आकाश धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ पहाड़ियों की खामोशी, सन्नाटा और हवा की सरसराहट।
आखिरकार वे एक ऊंचे क्लिफ पर पहुंच गए, जहां नीचे गहरी खाई थी और सामने पहाड़ों की अनंत श्रृंखलाएं। कावेरी ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। यहां से सब कुछ कितना छोटा लगता है ना? उसकी आवाज में एक मासूम सी मिठास थी, लेकिन आंखों में कोई और ही योजना थी। आशीष उसकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा हवा में उड़ते बालों से आंशिक रूप से ढंका हुआ था, और ड्रेस की मुलायम परतें उसके शरीर से लिपटती जा रही थीं। तुम सही कह रही हो, उसने धीरे से कहा। अचानक कावेरी ने एक धीमा कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, और फिर उसके पैर के नीचे की मिट्टी ढीली हो गई। आशीष! कावेरी की चीख हवा में गूंज गई। वो पीछे की ओर गिरने लगी, जैसे वक्त थम गया हो। आशीष की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बिना सोचे झपटकर उसका हाथ पकड़ा, पर जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, उसका खुद का संतुलन भी बिगड़ गया। अगले ही पल दोनों साथ में खाई की ओर बढ़ गए। आखिर क्या दिक्कत हुई है ललित को? क्या कावेरी और आशीष मर गए? 4. गोबर, गुनाह और गुप्त साजिशें। धड़ाम! उस क्षण की गूंज जैसे समय के भीतर जम गई थी। दोनों एक साथ नीचे गिरे। अचानक एक अव्यवस्थित, अराजक और बदबूदार धमाके का जैसे अंबार छा गया। आशीष का सिर पहले गिरा था, कावेरी की पीठ बाद में टकराई थी। दोनों को महसूस नहीं हुआ कि जमीन कितनी नर्म थी, क्योंकि अगले ही पल उस नरमाई में से एक भयंकर सड़ी हुई दुर्गंध उनके नथुनों में घुस गई। कावेरी की आंखें अपने आप खुल गईं और उसने सबसे पहले जो महसूस किया वो था गीला, गर्म, चिपचिपा और अत्यधिक अपमानजनक। आशीष! उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, पर दर्द से नहीं, भय और गहरे अपमान से। हम कहाँ हैं? आशीष कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरा वैसा ठंडा जैसे किसी जंग में झुलस चुका सिपाही, जो अब महसूस करने से भी इनकार कर रहा हो। गोबर की गाढ़ी धार उसके माथे से नीचे बह रही थी, जैसे प्रकृति उसे धिक्कार रही हो। कावेरी ने कांपते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसकी उंगलियां भी गोबर से लिपटी हुई थीं। आशीष! कुछ बोलो! वह फफक पड़ी। हमें यहाँ से निकालो ना, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके लबों पर कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों में कोई तकरार नहीं थी। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था। वह आशीष को दोष नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी, अगर उससे कोई उसे इस अपमान से बाहर निकाल सकता था, तो वही था। तूने तो कहा था ये रास्ता छोटा है, शॉर्टकट है। उसकी आवाज टूटी, पर उस टूटन में दोष नहीं था, बल्कि एक बिखरते हुए भरोसे की पुकार थी। आशीष ने बहुत धीमे से, बिना किसी उत्साह के उत्तर दिया, तो मैंने थोड़ी कहा था कि सीधे गोबर में छलांग मारो। पर फिर उसने खुद को रोका। उसकी जुबान पर गुस्सा था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर बन गया था। कावेरी अब चुप थी। वह सिसक रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां उसकी भावनाओं को बहा नहीं रही थीं, वो बस उसके अंदर की दया और शर्म को बाहर ला रही थीं। पर एक भी शब्द ऐसा नहीं निकला जिसमें उसने आशीष को जिम्मेदार ठहराया हो। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, आशीष, यहां से निकलो ना। हम गोबर में डूब गए हैं। मैं और नहीं सह सकती। आशीष की आंखों में चुप्पी थी, लेकिन अंदर कहीं उसका दिमाग धधक रहा था। उसने खुद को कोसा, शानदार आइडिया था आशीष। जंगल वाला रास्ता, खेत के पीछे की दीवार, और अब गोबर की तलैया। वाह! पर वो कुछ नहीं बोला। उसके हाथ उस गोबर से चिपकते कपड़ों में फंसे थे, और कावेरी की ये रोती आवाज जैसे उसके मन में एक अलग ही झंझनाहट भर रही थी। और तभी, हा, देखो देखो, 3-4 स्थानीय बच्चे खेत की मेड़ पर आ गए थे। उनमें से एक के हाथ में मोबाइल था और उसकी स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। गोबर वाली दीदी और उनके साथ भैया, एक ने जोर से कहा। ये तो पूरी गायों वाली टीम है। देखो ना, गायें उधर खड़ी होकर भी शर्म से मुंह छुपा रही हैं। कावेरी का चेहरा लाल पड़ गया। नहीं, शर्म से नहीं, रोने से। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांक लिया, पर अब उसमें गोबर था। उसने धीमे से कहा, आशीष, कुछ करो, कोई देख रहा है। प्लीज, चलो, नीलम आंटी को बुलाते हैं। एक बच्चा बोला, उन्हीं के खेत में ये शाही स्नान चल रहा है। कुछ ही देर में एक मजबूत कदकाठी वाली औरत आई, साड़ी आधी भीगी हुई, चेहरा बिल्कुल सख्त, और आवाज ऐसी कि उसमें पूरे जीवन का अनुभव घुला हुआ था। हे भगवान! उसने लंबी सांस ली और झल्ला कर बोली, आज फिर कोई शहरी टूरिस्ट मेरे खेत में आ गया। क्या आज तुमने भी गोबर को स्विमिंग पूल समझ लिया? उसने लकड़ी से बाढ़ हटाए और बोली, आओ, इस तरफ से आ जाओ। गायों वाला रास्ता ही तुम्हारी मुक्ति है। आशीष ने कावेरी की तरफ देखा, उसके आंसू अब भी बह रहे थे। चलो, उसने संक्षेप में कहा। दोनों घिसकते हुए निकलने लगे। हर कदम पर कपड़े चिपकते, पैर धंसते और कभी कभी कोई बुलबुला निकलता जो हालात का मजाक उड़ाता।
जब वे बाहर निकले तो किसी युद्ध के बाद लौटे शहीदों जैसे दिख रहे थे, लेकिन बिना शौर्य के, पूरी तरह लिपटे हुए गोबर में, आंखों में गीली शर्म और मन में चिपचिपा गुस्सा। फार्म हाउस की ओर लौटते वक्त रास्ते में जो भी उन्हें देखता हंसता नहीं था, पर उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी खराब मजाक पर आती है। गोबर थी डेट का नतीजा। किसी ने बुदबुदाया, इन्हें कोई धो दे, नहीं तो खेत में खाद बन जाएंगे। एक और आवाज, रील बन रही है। कोई मोबाइल स्क्रीन पर मुस्कुराया। कावेरी अब भी रो रही थी, लेकिन आशीष के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी पकड़ अब आशीष की शर्ट के कोने में थी और वो बार बार बोल रही थी, आशीष, मैं शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझसे मत रूठो, मुझे डर लग रहा है। आशीष ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा अभी भी सपाट था, लेकिन उसके अंदर एक भयंकर उबाल चल रहा था। वो उसे जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था ये वक्त ताने मारने या बुरा कहने का नहीं था। और शायद कहीं ना कहीं कावेरी के आंसुओं ने उसे बांध लिया था। जैसे ही वे फार्म हाउस के गेट तक पहुंचे, एक सफाई वाला उन्हें देखकर चीखा, भूत। गोबर से निकले ज़ोंबी। किचन से एक स्टाफ बाहर आया और तुरंत बोला, आप लोग बाहर ही बैठिए और प्लीज हमारे बाथरूम का नल मत छूना। और इस तरह कावेरी और आशीष की फार्म ट्रिप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, एक ऐसी त्रासदी जिसमें बदबू, अपमान और प्रेम तीनों अपनी चरम सीमा पर थे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी आपदा में भी कावेरी ने कभी आशीष को दोष नहीं दिया, क्योंकि प्यार जब गोबर में भी डूब जाए तभी असली प्यार कहलाता है। उधर जब सचिन शिवान आया था तो आरुषि गुप्ता को पूरा यकीन था कि उसका कोई न कोई समझौता कावेरी से हो चुका है, वरना वह इतनी बेहयाई और निर्लजता से कैसे पेश आता। निस्संदेह ये साजिश आरुषि को निशाना बनाकर ही रची गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि वह आया। सचिन गुप्ता शायद यही सोच रहा था कि शिवान जैसे जर्जर गुमनाम गांव में किसी की हत्या कर देना और सबूतों को मिटा देना बेहद आसान होगा। संयोग से ठीक यही सोच आरुषि के मन में भी चल रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने अपने भीतर उठती खूनी लहर को बहुत सफाई से छुपाया और लकी की ओर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, समझ गई। मैसेज देने के लिए शुक्रिया। लकी अपने हाथ में शकरकंद दबाकर खुशी खुशी उछलता हुआ चला गया। जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर में होनी थी, उसमें देरी हो गई। जब उप प्रधानाचार्य को शिवान की सच्चाई पता चली तो उनके माथे पर बल पड़ गए और वे असमंजस में पड़ गए। कॉलेज ने ये भ्रमण इस उद्देश्य से आयोजित किया था कि वे गरीब प्राथमिक विद्यालयों में सहायता और दान का कार्य करें, लेकिन शिवान वैसा नहीं था जैसा उन्हें बताया गया था। यहाँ का स्कूल सुंदर, जो कि चमचमाता हुआ और संसाधनों से भरा था। गरीबी जैसी कोई बात वहां दूर दूर तक नहीं दिखती थी, यानी यहाँ मदद की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात उप प्रधानाचार्य के लिए एक उलझन बन गई। तभी शंकर मुस्कुराकर बोले, हमारे गांव को वाकई किसी दान की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का भाव सराहनीय है, लेकिन दान वहां दिया जाना चाहिए जहां वास्तव में जरूरत हो। वाइस प्रिंसिपल ने तुरंत पूछा, क्या आसपास कोई अन्य गांव है जहां सच में जरूरत हो? हाँ, शंकर ने जवाब दिया, हमारे इस पहाड़ के पीछे एक गांव है, हिलफोर्ट। वहां केवल 22 घर हैं और बहुत गरीबी है। वहां के प्राइमरी स्कूल बस एक ही शिक्षक के भरोसे चलता है, जो कि 22 अलग अलग उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन वहां जाना आसान नहीं, केवल एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। अगर आप सभी चलने को तैयार हैं तो मैं हमारे गांव के कुछ मजबूत और भरोसेमंद युवक भेज सकता हूं, जो रास्ता भी दिखाएंगे और सामान ढोने में भी मदद करेंगे। शंकर की बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल ने प्रसन्नता से कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा। आप प्लीज कुछ लोगों का इंतजाम करवा दीजिए। हमारे पास 2 बड़े ट्रक सामान हैं और हम 20 लोग अकेले नहीं उठा सकते। और आपके इस काम के लिए शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात? शंकर ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो बस थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि वे पहले शिवान को सहायता देने आए थे, लेकिन अब यहाँ कोई सहायता नहीं दे पा रहे थे। अब पूरा दान हिलफोर्ट भेजा जाना था और इसके लिए भी उन्हें शिवान के निवासियों की मदद लेनी पड़ रही थी। रात को छात्रों को भी गांव वालों के ही घरों में रहना था। यानी न सिर्फ वे यहाँ कुछ नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा गांव वालों की ही मेहनत ले रहे थे। ये सोचकर वाइस प्रिंसिपल थोड़ा शर्मिंदा हो गए और उन्होंने निवास के लिए भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। पर शंकर हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, हम गांव वाले ऐसे नहीं हैं। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है। हम दिल से स्वागत करते हैं। कृपया पैसों की बात न करें, इस तरह हमें असहजता होती है। और ऊपर से आप लोग हमारी आरुषि के साथ है। आप पैसे देखकर हमें पाप का भागी मत बनाइए।
इस तरह सारी तैयारियां पूरी हो गईं। दोपहर 1 बजे सभी छात्र शिवान के मजबूत युवकों के साथ ट्रक के पास एकत्र हुए। 2 बड़े ट्रकों से सामान उतारा गया, खाने का सामान, किताबें, कपड़े, स्टेशनरी आदि। फिर सबने मिलकर अपना अपना बोझ उठाया और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, पहाड़ी रास्तों से होते हुए हिलफोर्ट की ओर। पहाड़ की चोटी से ये दृश्य चींटियों की कतार जैसा लग रहा था, एक अनुशासित अथक श्रम। आरुषि गुप्ता भी इस समूह में शामिल थी। उसके दोनों हाथों में 2 भारी बैग थे, कपड़ों से भरे। वह कई किलोमीटर चल चुकी थी और अब उसकी बाहें थक चुकी थीं, कंधे सुन्न होने लगे थे। वह जानबूझकर समूह की सबसे पीछे की कतार में चल रही थी। उसे पता था कि सचिन गुप्ता उसके ठीक पीछे था। अब बस वह देखना चाहती थी, क्या वह सच में इतनी हिम्मत करेगा। घुमावदार पहाड़ी रास्ता वर्षों से चलने वालों के कदमों से तराशा गया था। चारों ओर घना जंगल, झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से भरा पड़ा था। ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थीं, जिससे छांव तो मिल रही थी, लेकिन बावजूद इसके कई छात्रों ने शिकायतें शुरू कर दी थीं। ओफो, अब और नहीं चला जाता। क्या थोड़ी देर रुक नहीं सकते? ज्यादातर स्टूडेंट आरामदायक जीवन के आदी थे, विशेष रूप से कनिका का समूह, जो सबसे ऊंची आवाज में शिकायत कर रहा था। तब वो आगे चल रहे वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें घूर कर देखा। मैंने तुमसे कुछ उठाने के लिए तो कहा नहीं, तुम तो खाली हाथ हो, फिर भी थक गए हो। वैसे ये भी कमाल है, पूरी रात क्लब में नाचने के वक्त तो तुम लोग के पैर जरा सी भी नहीं थकते। उनकी बात सुनकर पूरा समूह चुप हो गया। उस वक्त वाइस प्रिंसिपल का माथा पहले ही कुछ नाकार पाने के कारण खराब था और ऊपर से ये लोग और सर पर चढ़ रहे थे। वहीं आगे शिवान के मुखिया शंकर ने 2 बड़े ट्रकों की व्यवस्था की थी जो सामान लेकर आए थे। गांव के लोग भारी बक्से अपने कंधों पर उठाए तेजी से चल रहे थे, उनके मांसपेशियों में खिंचाव साफ झलक रहा था, फिर भी वे अनुशासित गति से सबसे आगे चल रहे थे। कनिका ने मुंह बिचकाते हुए कहा, कावेरी तो बच गई, क्योंकि छुट्टी पर है, क्योंकि आज शायद वो कहीं गीत गई थी। अगर मुझे पहले पता होता, मैं भी छुट्टी ले लेती। उसके कुछ चमचों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, कनिका, तुम तो पहले कावेरी से काफी करीब थी, तुमने ही उसे चेताया था कि आरुषि इस ट्रेनिंग में आशीष लालवानी को मोहित कर सकती है। तो अब शायद अब कनिका के दिल में कोई मलाल था, लेकिन वह बस नाक फुलाकर रह गई, कोई जवाब नहीं दिया। असल में बात कावेरी की नहीं थी। जब आशीष ने उसे नजरअंदाज किया तो कनिका को अपमान महसूस हुआ। वह आशीष से तो नाराज थी ही, लेकिन कावेरी से भी, क्योंकि उसने उसका साथ नहीं दिया था। दोनों को ही वह अब नकली समझती थी। अपने हाथ सीने पर बांधते हुए उसने थोड़ी ऊपर उठाए और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में पूरा दल पहाड़ पार कर गया। वे एक समतल ढलान पर पहुंचे और एक उथली धारा को पार किया। सामने पहाड़ी की गोद में बसा हिलफोर्ट था, छिटके हुए छोटे छोटे घर जो पहाड़ की ढलानों पर बने थे। अचानक आरुषि गुप्ता ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी। वह अब सबसे पीछे चल रही थी। सचिन गुप्ता चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। उसकी कमर के पास रस्सी और एक चाकू छिपा हुआ था और यह सब कावेरी के लगातार उकसाने का परिणाम था। जब से शिवान पहुंची थी, कावेरी की बेचैनी बढ़ गई थी। वह आरुषि से छुटकारा पाने के लिए इतनी उतावली हो चुकी थी कि एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने बार बार सचिन को याद दिलाया, तुम्हें 2 करोड़ चाहिए या नहीं। ये लालच सचिन के लिए एक हड्डी पर झपटते भेड़िए जैसा था, वह खुद को रोक नहीं सका। इसलिए वह पूरे समूह के पीछे चुपचाप चलता रहा। जंगल घना था, पेड़ों और झाड़ियों से भरा। उसे पूरा विश्वास था कि वह अच्छी तरह छिपा हुआ है। उसने देखा कि आरुषि अकेली चल रही है, काफी पीछे। यही मौका था, वह चुपचाप पीछे से आएगा, उसका गला घोंटेगा और बिना किसी को पता चले काम तमाम कर देगा। हर कदम के साथ वह और करीब आता गया। लेकिन तभी पत्तों की चरमराहट आरुषि के कानों में पड़ी। वह जान गई कि सचिन अब वार करने ही वाला है। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे से एक इंसान निकला, जिसे देख आरुषि और सचिन दोनों हैरान रह गए। आखिर कौन निकला था पेड़ के पीछे से? क्या वहां पर राघव है? कौन सफल होगा अपने उद्देश्य में, सचिन या फिर आरुषि? 5 पूरे गांव में अफरा तफरी। लेकिन तभी पत्तों की चरमराहट आरुषि के कानों में पड़ी। वह जान गई कि सचिन अब वार करने ही वाला है। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे से आशीष निकल आया, जैसे वह उसका इंतजार ही कर रहा हो। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम बहुत धीरे चल रही हो। असल में आशीष पहले वाइस प्रिंसिपल के साथ चल रहा था, लेकिन जब देखा कि आरुषि समूह में नहीं है, तो बीच रास्ते से लौट आया। उसका अचानक आना सचिन के लिए झटका था। वह झाड़ियों में दबक गया, छिपा रहा, पर मन ही मन कुंठित भी हो गया।
क्योंकि उसका मौका फिर से हाथ से निकल गया। वही आरुषि की आंख हल्के से फड़की। क्या आशीष सच में उसकी परवाह कर रहा था? लेकिन उसकी बेरुखी देखकर आशीष को झुंझलाहट हुई, जिसके बाद वह झल्लाकर बोला, पूरा समूह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती पीछे छूटने में? आरुषि ने गहरी सांस ली, उसने अपने भीतर उठती खींच को रोका। 2 दिन से आशीष हर वक्त उस पर नजर रख रहा था। अब भी जब वह सिर्फ पीछे छूट गई थी तो वह उसे ढूंढता चला आया, और वो भी बस बहस करने। आराम से सांस छोड़ते हुए उसने अपने दोनों भारी बैग उसके सामने फेंक दिए। लो, जब तुम इतने ही सक्षम हो तो इन्हें उठाओ। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन हर कदम में एक तरह की नर्म, संतुलित और आत्मविश्वास भरी शालीनता झलक रही थी। वही आशीष का चेहरा सख्त हो गया। लालवानी परिवार का वारिस होने के नाते वह हमेशा सुरक्षाकर्मियों से घिरा रहता था। जब चाहो ड्राइवर हाजिर, खास यात्राओं के लिए प्राइवेट जेट भी उपलब्ध। जीवन भर उसने कभी भारी सामान उठाया नहीं था, लेकिन आरुषि गुप्ता ने बेपरवाही से अपने 2 भारी बैग उसकी ओर फेंके और बिना एक बार भी पीछे देखे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गई। बाकी समूह पहले ही आगे निकल चुका था। आशीष ने दांत भींचते हुए बैग उठाए और अनमने मन से चल पड़ा। वे बैग उससे कहीं ज्यादा भारी थे जितना उसने सोचा था। वह सोच रहा था कि इन्हें वापस आरुषि को पकड़ा दे, लेकिन जब उसे याद आया कि इतनी पतली सी लड़की ये बैग आधे रास्ते तक उठा चुकी थी, तो न जाने क्यों, शायद शिष्टता के चलते या कोई और वजह से, उसने बैग खुद ही उठाए रखने का फैसला किया। जैसे ही वह समूह की ओर मुड़ा, पास की घास में कुछ सरसराहट हुई। आवाज पर उसने चौंक कर देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया, तो कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। जैसे ही समूह थोड़ी दूरी पर गया, झाड़ियों के पीछे से एक आकृति बाहर गिरी। वो था सचिन गुप्ता। जिसके बाद उसने राहत की सांस ली। बाल बाल बचा, वह बड़बड़ाया। बस थोड़ा और वक्त होता और वह पकड़ में आ जाता। अब ये अवसर हाथ से निकल गया था, और अब आरुषि को दोबारा ऐसे अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। सचिन के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। अब उसे फिर कोई बहाना, कोई चाल चाहिए थी जिससे वह दूसरों का ध्यान भटका सके और आरुषि को फिर किसी सुनसान जगह ले जाकर उसका काम तमाम कर सके। वह सोच ही रहा था कि सामने कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उनके बीच में सबसे चुलबुला लड़का आगे आगे था। सचिन ने आंखें सिकोड़कर देखा, ये तो वही था, लकी, शिवान के मुखिया शंकर का पोता। कल उसने शंकर के साथ होते हुए अपनी जीभ चिढ़ाकर सचिन को चिढ़ाया था। एक शैतानी विचार सचिन के मन में कौंधा। वह मुस्कुराता हुआ लकी के पास पहुंचा। ए बच्चे! खेल में मगन बच्चों ने चौंक कर ऊपर देखा। जैसे ही उन्होंने सचिन को पहचाना, सभी ने एक साथ चीख मारी और कंचे छोड़कर ऐसे भागे मानो कोई राक्षस देख लिया हो। शिवान में गुप्ता परिवार और खासकर सचिन का नाम बदनाम था। माँ बाप अपने बच्चों को डराते थे, अगर शरारत की तो सचिन गुप्ता जैसा हाल होगा। लकी भी भागने को हुआ, लेकिन जमीन पर पड़े अपने कीमती कंचों को देखकर वो रुक गया। उन्हें समेटने में थोड़ा वक्त लग गया, और इसी बीच सचिन ने उसे उसकी शर्ट की कॉलर से दबोच लिया। अबे, इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? चल मैं तुझे कुछ मिठाई खिलाऊं। सचिन ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना कोमल बनाया। उधर हिलफोर्ट में गांव के लोग पहले से ही समूह का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उनके आने की सूचना मिल चुकी थी। वाइस प्रिंसिपल ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सारा सामान एक जगह उतार दिया जाए। गांव के लोग कौतूहल और थोड़े संदेह से उन्हें देख रहे थे, लेकिन जैसे ही बस्ते, कपड़े, किताबें और अन्य जरूरी वस्तुएं स्कूल को सौंपी गईं और चावल, आटा जैसी खाद्य सामग्री जरूरतमंद परिवारों को दी गई, पूरा गांव उमंग से भर गया। बच्चे अपने नए सामान से खुश थे, बुजुर्ग भाव विभोर होकर आशीर्वाद दे रहे थे, और वॉलंटियर भी ये दृश्य देखकर आत्मसंतोष से भर उठे। सारा काम समाप्त होते होते अंधेरा घिरने लगा। हिलफोर्ट के कच्चे और छोटे घरों में सभी छात्रों के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें रात के लिए शिवान लौटना पड़ा। अब की बार नीचे उतरना कहीं आसान था और छात्रों की शिकायतें भी कम थीं। आरुषि गुप्ता ने अपने दुखते हाथों को धीरे से खींचा और सीधा किया। उसे अंदाजा था कि नानी ने शायद अब तक खाना तैयार कर लिया होगा। ये सोचकर वह तेजी से चलने लगी, लेकिन जैसे ही वे लोग पहाड़ी के नीचे पहुंचे, एक आवाज चीखते हुए गूंजी। क्या हुआ? आरुषि ने किसी का हाथ पकड़कर पूछा। गांव के मुखिया का पोता लकी गायब हो गया है, उन्हें जवाब मिला। गांव बहुत छोटा था, यहाँ शायद ही कभी कोई बाहरी आता जाता था। फिर एक बच्चा अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता था, जब तक किसी ने उसे ले न लिया हो। आरुषि गुप्ता तेजी से शंकर की ओर बढ़ी ताकि वह अधिक जानकारी ले सके।
उम्रदराज होने के बावजूद वर्षों की मेहनत ने शंकर को मजबूत और संकट के समय शांत बना रखा था। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने आरुषि को देखा, उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। लकी दोपहर में गायब हुआ। जो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने सचिन को वहां देखा था और डरकर भाग गए। उसके बाद वे फिर से खेलने लग गए और लकी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब मुझे खबर मिली, मैंने पूरे इलाके में लोगों को ढूंढने भेजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शंकर की आवाज कांप रही थी। उन्होंने आगे कहना चाहा, पर शब्द अटक गए। लेकिन आरुषि सब समझ गई। वह जानती थी कि शंकर को डर है, शायद सचिन ने लकी को उठा लिया हो। एक 5 साल का बच्चा, सचिन जैसे इंसान के हाथ में कुछ भी हो सकता है। आरुषि को ये सब उम्मीद से बाहर लगा। अगर सचिन ने सचमुच लकी को अगवा किया है, तो वह जरूर जल्द ही सामने आएगा, शायद उसे किसी सौदे के लिए इस्तेमाल करने। इसी कारण वह शंकर को दिलासा देती हुई बोली, दादाजी चिंता मत कीजिए, हमारे पास यहाँ काफी लोग हैं। अगर मैं अपने साथियों से कहूं तो और लोग भी मिल जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम पूरा पहाड़ छान मारेंगे, लेकिन लकी को ढूंढ निकालेंगे। शंकर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे से सिर हिलाया। आरुषि तुरंत वाइस प्रिंसिपल को जाकर सब समझाया। उन्होंने तुरंत सहायता के लिए हामी भरी, क्योंकि उन्हें शिवान का एहसान जो चुकाना था। सभी छात्र जो अभी अभी लौटे थे, उन्हें जोड़ी में बांट दिया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। गांव के हर सक्षम व्यक्ति, बूढ़े हो या जवान, इस खोज में शामिल हो गए। शाम का अंधेरा गहराने लगा था। हर घर से टॉर्च और मोबाइल की लाइट्स निकाली गईं। भले ही वे सभी लोग अभी थोड़ी देर पहले ही भारी सामान ढोकर लौटे थे, लेकिन बिना खाना खाए ही सब लोग फिर निकल पड़े। इसी बीच अचानक सचिन गुप्ता खुद लड़खड़ाता हुआ गांव में दाखिल हुआ। जैसे ही शंकर ने उसे देखा, वह तुरंत उस पर टूट पड़े और उसकी कॉलर पकड़ ली। हरामखोर, मेरा पोता कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? वो बस एक बच्चा है। अगर तुझसे कोई बदला लेना है तो मुझसे ले। सचिन लड़खड़ाया और जोर से डकार मारी। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। वह मुस्कुराया और लड़खड़ाती जुबान में बोला, क्या बोल रहे हो शंकर? मुझे क्या पता तुम्हारा पोता कहाँ है? यूं ही इल्जाम मत लगाओ। शंकर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और फिर गरज उठे, झूठ मत बोल। बच्चों ने तुम्हें वहां देखा था। कहाँ है लकी? उसे वापस दो। बकवास बंद करो, सचिन ने उसी बेफिक्री से कहा। हाँ, मैंने लकी को कंचे खेलते देखा था कुछ बच्चों के साथ, लेकिन उसके बाद मैं वहां से चला गया। अगर तुम्हारा पोता गायब है तो उसमें मेरा क्या दोष? अगर तू नहीं तो और कौन? शंकर की आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी झलक रही थी। वह सचिन की गर्दन मरोड़ देने को तैयार थे। इस वक्त सचिन सबसे ज्यादा संदिग्ध था, लेकिन वह हर बात से इनकार कर रहा था। सबका संदेह उसी पर था, पर कोई ठोस सबूत नहीं था। और अब तो अंधेरा भी हो चला था। प्राथमिकता यही थी कि पहले लकी को ढूंढा जाए। शंकर का धैर्य जवाब दे रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इसी बीच आरुषि ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। अगर तुमने लकी को नहीं उठाया तो फिर सारा दिन कहाँ थे? सचिन की आंखों में एक पल के लिए घबराहट तैर गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। मैंने थोड़ी सी शराब पी थी और फिर पश्चिम वाले खेतों में जाकर सो गया। अभी अभी होश आया और ये सब हल्ला सुना तो मदद करने चला आया। उस लहजे में कुछ ऐसा था कि कोई भी सुनने वाला सचिन की बातों को सच मान बैठता। आरुषि गुप्ता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये वही सचिन है? क्या आज इस बेवकूफ को पहली बार अक्ल आ गई है? उसका ये संयम और समझदारी भरा अभिनय अविश्वसनीय लग रहा था। शंकर कुछ पल के लिए चुप रहे, जैसे उनके पास जवाब ही न हो। खोज अभियान में शामिल कुछ ग्रामीण आपस में बुदबुदाए, हो सकता है शायद सच में उसने कुछ न किया हो। लेकिन आरुषि की नजरें सचिन पर गड़ी रहीं, तीखी, सटीक और संदेह से भरी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो आओ, हमारे साथ लकी को खोजो। शंकर के मन में अभी भी संदेह था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। ऐसे में वह कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ खोज जारी रखी जा सकती थी। वाइस प्रिंसिपल ने भी छात्रों को अलग अलग समूहों में बांट दिया और खोज का संचालन शुरू किया। जरूर जरूर, बिल्कुल, सचिन ने बिना हिचक के हामी भर दी। उधर आशीष भी खोज में शामिल होना चाहता था, लेकिन कावेरी ने कई बार कॉल करके शिकायत की कि जिन ग्रामीणों के यहाँ वह ठहरी थी, उन्होंने उसे खाना नहीं दिया। भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो रहा था और वह लगातार बोल रही थी कि लो ब्लड शुगर के कारण उससे चक्कर आ रहे हैं।
झुंझलाकर और गुस्से के कारण आशीष को उसके पास ही रुकना पड़ा। देखते ही देखते पूरा गांव और आसपास की पहाड़ी टॉर्चों की रोशनी से जगमगा उठा। हर ओर आवाजें गूंजने लगी, लकी कहाँ हो बेटा, लकी बाहर आ जाओ। हर आवाज चिंता में डूबी थी। टॉर्चों की रोशनी मिलकर तारों की तरह पहाड़ पर चमक रही थी। उधर राघव कपूर अब भी शिवान से बाहर नहीं गया था, पर वह कहीं पास में नहीं ठहरा था। उसका हेलीकॉप्टर पास की एक दूसरी पहाड़ी पर एक समतल मैदान में खड़ा था, जहां से पूरा गांव नीचे साफ दिखाई देता था। चांदनी रात में जब वह नीचे फैली हलचल देख रहा था तो उसका चेहरा ठंडे भाव से चमक रहा था। उसने अपने सबॉर्डिनेट की ओर देखा और पूछा, जो जानकारी मंगवाई थी क्या अब तक नहीं आई? उस सबॉर्डिनेट को राघव की तीखी निगाहों का दबाव महसूस हो रहा था। वह बस बोलने ही वाला था कि बस आने ही वाली है, और तभी उसका फोन बजा। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से बोला, मिस्टर कपूर, जानकारी आ गई है। फिर अपना गला साफ करते हुए वह पढ़ने लगा, जिस रात आरुषि गुप्ता और आशीष लालवानी की सगाई की पार्टी थी, उसी रात अचानक आशीष सबको छोड़कर कावेरी गुप्ता से मिलने चला गया। लगता है कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की झूठी कोशिश की थी। राघव की नजरों में एक चमक कौंधी, लेकिन उसका स्वर ठंडा रहा। मुख्य बात बताओ। उसे कावेरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आरुषि के बारे में जानना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ आरुषि। जी सर। सबॉर्डिनेट की आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। फिर भी वह बोलता गया, जब आशीष वहां से चला गया तब माधव लालवानी ने मिस आरुषि गुप्ता को पार्टी में सुरक्षित पहुंचाने के लिए बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था की थी, लेकिन मिस आरुषि उन्हें चकमा देकर निकल भागी। वो रिसेप्शन हॉल से दौड़ती हुई सीधे पीछे बने गेस्ट रूम्स की ओर चली गईं। पार्टी का आयोजन स्थल एक हाई प्रोफाइल जगह थी, जहां कैमरे सख्त रूप से प्रतिबंधित थे। अतः ये सारी जानकारी वहां के कुछ स्टाफ मेंबर्स की मौखिक गवाही से इकट्ठा की गई थी, जिन्होंने आरुषि को भागते हुए देखा था। गेस्ट एरिया में दाखिल होने के बाद कोई नहीं जानता कि वो कहां गईं। अब तक हम भी ये पता नहीं कर पाए हैं। वही माधव लालवानी के बॉडीगार्ड्स ने तो पूरा इलाका छान मारा, लेकिन फिर भी उनका पता न चला, और उसी वजह से पूरी सगाई पार्टी बिखर गई। सबॉर्डिनेट्स ने आगे बताया, अगली सुबह तक ठीक 5 बजे के कुछ बाद मिस आरुषि आयोजन स्थल से निकली। उन्होंने सबसे पहले एक टैक्सी ली और सीधे कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पहुंच गईं। उसने बात समाप्त की। राघव कपूर यह सब चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने पहली बार अधीनस्थ की ओर सीधे देखा और पूछा, और उसके बाद? अधीनस्थ ने खुद को संभालते हुए अगली जानकारी साझा की, और एक और जानकारी आई है। वो आशी को भी उस पार्टी में बुलाया गया था। उसे सोशल सर्कल्स के एक व्यक्ति ललित ने आमंत्रित किया था। हमने उसकी भी जांच की है। उसने बताया कि वह रात भर मिस आशी के साथ था, लेकिन राघव की आंखों में हल्की सी सख्ती आई, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। ये जानकारी कुछ और संकेत कर रही थी, जो सबॉर्डिनेट कह नहीं पा रहा था, पर राघव समझ चुका था। राघव कपूर हल्की ठंडी हंसी हंसा और अपने अधीनस्थ पर बर्फ सी नजर डाली, तो मतलब तुम पूरी रिपोर्ट घुमा फिरा कर वहीं ले आए जहां से शुरू किया था? सबॉर्डिनेट्स झेप गया। माफ कीजिएगा सर, प्रिस्टन हॉल में कैमरों की अनुमति नहीं है और वहां के स्टाफ से जो जानकारी मिली है वो सीमित है। लेकिन इतना तय है कि उस रात आशी वास्तव में ललित के साथ थी। ललित के अनुसार वह सुबह तक वहीं रुका रहा। जब वो निकला तब आशी अभी भी सो रही थी। हमने समय की पुष्टि भी कर ली है। ललित वहां से लगभग आधा घंटा पहले निकला था जब हमें आशी मिली। इसका मतलब है कि वो महिला जो आपके कमरे में थी वो आशी नहीं हो सकती, अधीनस्थ ने झिझकते हुए कहा। राघव का चेहरा फिर भी नहीं बदला। चाहे वो रात आशी हो या कोई और, हकीकत ये थी कि एक रेखा पार हो चुकी थी और वही उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। राघव की नजर नीचे गांव की टिमटिमाती रोशनी पर टिकी रही। उसके स्वर में स्थिरता थी, मुद्दा वो नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या मैं अपनी उस शंका की पुष्टि कर सकता हूं? शंका? सर, कौन सी शंका? अधीनस्थ ने पूछा। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ी, और फिर अचानक उसे उत्तर समझ में आया। राघव जैसे अपने आप से बुदबुदाया, कोई बात नहीं, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। उत्तर वहीं कहीं था, छिपा हुआ, लेकिन मिटा नहीं था। पर आरुषि गुप्ता जानती थी कैसे किसी से दूरी बनाए रखी जाए। राघव की ऊंची सदी हुई आकृति अंधेरों में गायब हो गई। पीछे सिर्फ एक आदेश छोड़ दिया, तुम यहीं रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। उधर इतनी बड़ी टोली को लकी के लिए निकलता देख सचिन को भी समझ आ गया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके
बाद वो आरुषि से कुछ कहता है, जिस पर आरुषि उसके अपने साथ किसी और रास्ते पर चलने को कहती है। क्या लक्की मिलेगा? क्या आरुषि सारा सच बताएगी? 6-21 आरुषि का खूनी रूप। इस बीच शिवान की तलहटी में चल रही खोज अब और भी व्यापक हो गई थी। गांव के स्थानीय लोग हर पेड़ हर मोड़ से परिचित थे और लगभग हर कोई बाहर निकल पड़ा था। मिस्टर दुबे ने विशेष रूप से प्रशिक्षित छात्रों को जोड़ी बनाकर भेजा ताकि वे रास्ता न भटकें। कुल मिलाकर खोज में 30 के करीब लोग लगे थे। इतनी बड़ी टोली होने से आरुषि को थोड़ी राहत महसूस हुई। अब दबाव सचिन गुप्ता पर होना चाहिए। अगर सचिन ने लकी को उठाया है तो उसने जरूर उसे कहीं छिपा कर रखा होगा। अगर वो जल्दी कोई चाल नहीं चलता तो देर सबेर कोई न कोई उसे खोज ही निकालेगा। और सच में आरुषि ने देखा, सचिन माथे से पसीना पोंछ रहा था, लेकिन चेहरा शांत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंततः जब खोज दल के ज्यादातर लोग इधर उधर फैल गए, तब सचिन ने जैसे ही माथे पर हाथ मारा, बोला, अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। दोपहर को जब मैंने लकी को देखा था तो वो पीछे की पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। शायद हमें वहां तलाश करनी चाहिए। इतनी देर तक ये बात दबाए रखना और अब अचानक सुझाव देना साफ था, वो आरुषि को अपने बिछाए जाल की ओर खींचना चाहता था। आरुषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जेड ठीक है, चलो, तुम रास्ता दिखाओ, इधर से चलो। सचिन गुप्ता आत्मविश्वास से बोला, उसके चेहरे पर आखिरकार संतोष की झलक दिखाई दी। अपने इस चालाकी भरी योजना पर वह खुद को पीठ थपथपा रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि दोपहर को जब उसने आरुषि के साथ निपटने की कोशिश की थी, तब आशीष के अचानक आ जाने से वो लगभग पकड़ा ही गया था। गनीमत रही कि वह समय रहते झाड़ियों में छिप गया था, लेकिन कावेरी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। वो हर घंटे फोन करके धमका रही थी, अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो शिवान में उसके छिपने की जगह का पता उसके उधार देने वालों को दे देगी। और ललित का नाम सुनते ही सचिन को ठंडी पसीने आने लगी थी। उसे और देर नहीं करनी थी। इसी डर और दबाव में जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा और लकी को खेलते देखा, तो एक चाल उसके दिमाग में कौन थी। एक छोटे बच्चे को अगवा करके छिपा देना निश्चित ही हंगामा खड़ा करेगा। और इसी अफरा तफरी में वह आरुषि को फंसा सकता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो चाहता था। और अब जब आरुषि उसके पीछे पीछे पहाड़ी की पिछली ओर चली आई थी, तो उसका आत्मविश्वास चरम पर था। आरुषि को यहीं खत्म कर दूं, या तो उसे इस खाई में धकेल दूं, या यहीं दफना दूं, सचिन सोच रहा था। उसके बाद तो पूरा गुप्ता परिवार मेरी मुट्ठी में होगा। लेकिन जैसे ही वो आरुषि की ओर मुड़ा, उसका मुस्कुराता चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने झूठा अपनापन दिखाते हुए कहा, आरुषि, हम दोनों शिवान में पले बड़े हैं। तुम जानती हो ये पहाड़ी रात में कितनी खतरनाक हो सकती है। कौन जाने कहीं भेड़िए न हो। आरुषि हंस दी, उसके चेहरे पर एक कटीली खिल्ली उड़ाती हुई हंसी उभर आई। भेड़िया तो मेरे सामने ही खड़ा है, लालची, मूर्ख और कपटी। इन शब्दों को सुन सचिन का चेहरा तन गया। कुछ पलों के लिए उसका झूठा मुखौटा उतर गया और असली घृणा झलक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तू हमेशा ताने कसने में तेज रही है। चलो आज पुरानी दोस्ती के नाम पर सह लेता हूं। एक लड़की से झगड़ा करने का क्या फायदा। अब तक वे पहाड़ी की पिछली ओर घने जंगलों में पहुंच चुके थे। आरुषि के बचपन की यादों में यहां सच में कभी भेड़िए देखे गए थे। तब शंकर ने गांव वालों के साथ मिलकर 2 भेड़ियों का शिकार किया था। उसके बाद से भेड़िए गांव के पास नहीं आए, पर यह इलाका अब भी खतरों से भरा था। अगर सचिन ने वाकई लकी को यहां बांध कर रखा है, तो एक मासूम बच्चे के लिए यह बहुत ही खतरनाक जगह थी। और यही वजह थी कि सब कुछ जानते हुए भी आरुषि बिना झिझक यहां तक चली आई थी। घने झाड़ियों में पहुंचकर आरुषि ने मुखौटा उतार दिया। उसकी आवाज ठंडी और कठोर हो गई, लकी कहाँ है? सचिन ने उबकाई लेते हुए एक दिशा की ओर उंगली उठा दी, वो रहा। उसे देख रही हो? आरुषि ने तुरंत अपने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। झाड़ियों के पीछे, एक बड़े पेड़ के पीछे कुछ बंधा हुआ दिख रहा था। कुछ रस्सियां पेड़ के चारों ओर बंधी थीं, जैसे कोई व्यक्ति वहां बंधा हो। आरुषि बिना समय गंवाए उस ओर बढ़ गई, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, पत्तों और टहनियों से ढका हुआ जाल, जो सचिन ने पहले ही तैयार कर रखा था। टॉर्च की रोशनी उसकी नजरों को ऊपर खींच ले गई और नीचे पांव के नीचे की जमीन उसने देखी ही नहीं। जैसे ही आरुषि ने 2 कदम बढ़ाए, सचिन ने पीछे से अपनी कलाई झटका और कमर के पीछे से चाकू निकाल लिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर, विजयी मुस्कान थी। अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, आरुषि। लेकिन ठीक तभी, जब आरुषि सिर्फ 1 कदम दूर थी उस गड्ढे से, वो रुक गई। सचिन हड़बड़ा गया।
उसे समझ नहीं आया कि आरुषि अचानक क्यों रुक गई, लेकिन वह जल्दी समझ गया, आरुषि को जाल का पता चल गया था। सालों तक आरुषि के सामने हारते रहने के बाद वह इतना तो समझ ही गया था कि ये लड़की किसी हाल में मूर्ख नहीं है। बिना एक पल गंवाए सचिन उस पर झपट पड़ा। चांदनी में चाकू की धार बर्फ जैसी चमक रही थी। वो सीधे आरुषि की कमर की ओर लपका, लेकिन जैसे उसकी पीठ पर आंखें हों, आरुषि सधे हुए अंदाज में एक ओर हट गई। सचिन का वार खाली गया, उसका संतुलन बिगड़ गया, और फिर उसके खुद के ही बनाए जाल में वो चीखते हुए सीधे उस गड्ढे में गिर पड़ा। आह! सचिन गुप्ता चीख पड़ा। पत्तियां और झाड़ियां उसके नीचे से सरक गईं। एक डरावनी चीख के साथ वह सिर के बल उस गड्ढे में जा गिरा। उसके सीने पर खून फैलने लगा और नीचे जमीन पर एक लाल पोखर बनने लगा। ये वही जाल था जो उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। गड्ढे की तली में उसने कीलें गाड़ रखी थीं। गर्मी का फल ठंडा ही अच्छा लगता है। अपने सामने के नजारे को देख आरुषि गुप्ता ने जीभ चटकाए और टॉर्च की रोशनी सचिन के चेहरे पर डाली। बिल्कुल ठीक हुआ ना तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में नफरत के साथ संतोष भी था। सचिन दर्द से कराह रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन इस पीड़ा के बीच भी उसने एक अजीब राहत महसूस की। गनीमत थी कि उसने नीचे सिर्फ छोटी कीलें डाली थीं। अगर चाकू होते तो शायद वो अब तक मर चुका होता। मगर उसकी यह राहत कुछ ही क्षणों की थी। क्रोध की लहर उसके भीतर और भी जोर से उठने लगी। वह शरीर घसीटने की कोशिश करने लगा और सिर घुमाकर आरुषि को घूरते हुए गुर्राया, तो तुझे सब पता था, है ना? फिर भी तू मेरे पीछे चली आई। तू डायन है। आरुषि ने उसका चाकू खींचा और उसे वापस गड्ढे में धकेल दिया। उसकी आंखें अब पत्थर जैसी सख्त थीं। लकी यहाँ नहीं है ना? उसने सख्त लहजे में पूछा। तूने उसे कहाँ छुपाया है? सचिन ने एक नकली पेड़ की साजिश रची थी, जिसे देखकर लगे कि किसी को बांध रखा गया है ताकि आरुषि को फंसाया जा सके। लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। सचिन ने दर्द भरी सांस खींची और मुस्कुराया। तू खुद ही क्यों नहीं अंदाजा लगाती? उसकी मुस्कान में अहंकार और चालाकी थी। उसे पूरा यकीन था कि आरुषि उसे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा दर्द में तड़प उठा। उसकी चीखों ने पास के पेड़ों में बैठी चिड़ियों को उड़ा दिया। वही कुछ उल्लू डरावनी आवाज में हू हू करने लगे। मगर सबसे ज्यादा डरावना दृश्य आरुषि का था। टॉर्च अब जमीन पर पड़ी थी। उसकी रोशनी आरुषि के चेहरे का सिर्फ आधा हिस्सा उजागर कर रही थी। बाकी हिस्सा अंधेरे में डूबा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई राक्षसी आत्मा खड़ी हो। वह मीठी मुस्कान के साथ सचिन के हाथ में चाकू घोंप चुकी थी और फिर उसे धीरे धीरे मरोड़ रही थी। वही उसकी इस हरकत के कारण सचिन की आंखें पीड़ा के कारण फट गईं। तभी आरुषि ने नरमी से कहा, तू चिंता मत कर, मैं बस तेरे हाथ की कुछ नसें काटी हैं, इससे भले ही तू मरेगा नहीं, लेकिन मौत का एहसास वो तो जरूर होगा। उसके ये दो आखिरी शब्द जैसे हवा में जहर घोल रहे हों। सचिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए आरुषि को देखता रहा, मानो किसी पागल को देख रहा हो। तूने ये कैसे किया? उसकी आवाज कांप रही थी। वह गुस्से से कांप उठा, उसका चेहरा तमतमा गया। वह चाहता था कि किसी तरह इस लड़की को फाड़ कर रख दे, लेकिन आरुषि को भी तो न्याय चाहिए था। उसे मारने की कोशिश की गई थी, तो क्या अब बदला लेना गलत था? उसने तो पहले ही बहुत सहन कर लिया था। पिछले जन्म में सचिन ने उसकी कलाई तोड़ दी थी और इस जीवन में भी ये उसका हिसाब बराबर करने का समय था। अब बोल। उसकी आवाज में चेतावनी थी। लकी कहाँ है? मुझे परेशान मत कर, वरना दूसरा हाथ भी गया समझ। और फिर उसके बाद एक पैर, फिर दूसरा, और फिर तेरे बीच का हिस्सा, फिर तेरी ये आंखें। अब सचिन का दायां हाथ पहले ही बेकार हो चुका था। सीने से लगातार खून बह रहा था। वो पूरा बेहाल दिख रहा था। तू मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगी, सचिन ने दांत पीसते हुए कहा। अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी आत्मा को भी चैन नहीं लेने दूंगा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह खुद को साहसी दिखाने की कोशिश कर रहा था। आरुषि जोर से हंस दी। हाँ, तू मजाक कर रहा है क्या? उसके लहजे में हंसी से ज्यादा तिरस्कार था। जब तू जिंदा है तब तुझसे नहीं डरती, क्या तुझे मारने के बाद डरूंगी? तुझ जैसे गंदगी के ढेर से क्या डरना? उसकी आवाज गूंजती रही, घने जंगल में, सन्नाटे के बीच। एक ऐसे इंसान के लिए जो अब खुद के बनाए जाल में फंस चुका था। जिसके बाद अचानक आरुषि ने सचिन को उस गड्ढे से बाहर निकलने का कोशिशों किया। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे! सचिन गुप्ता की चीख पहाड़ों में गूंज गई।
जैसे ही आरुषि ने उसे गड्ढे से बाहर घसीटना शुरू किया, वह डर के मारे मिट्टी को कसकर पकड़ने लगा, मानो जानता हो कि उसकी मौत अब नजदीक है। वो डर जायज था। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की ओट और पास ही एक मध्यम ऊंचाई वाला झरना। ये जगह किसी को चुपचाप मार देने के लिए एकदम उपयुक्त थी। बरसात के मौसम में यहाँ तेज बहाव होता था और अभी सर्दी में भी झरना हल्का सा बह रहा था, उसके छींटे हवा में उड़कर ठंडक फैला रहे थे। आरुषि ने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं भी क्या करूं, तू तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। अब मैं खुद ही लकी को ढूंढ लूंगी। और वैसे भी पूरा गांव उसे खोज रहा है। वो मिल ही जाएगा। सचिन डर के मारे चीखने लगा। क्या तूने सोचा है कि शायद मैंने उस बच्चे को मार दिया हो? आरुषि की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उसने राहत की सांस ली। सचिन का लहजा बताता था कि वह अब तक कुछ कर नहीं पाया था। फिर उसने सचिन को और जोर से खींचा और बर्फ सी ठंडी आवाज में बोली, अगर तूने मारा है तो तुझे भी मरना ही होगा। और वो भी ऐसी मौत मारना होगा कि खुद नर्क दूतों की भी रूह कांप जाए। आंख के बदले आंख। वह उसे खींचती हुई झरने के किनारे तक ले आई। अब पानी की आवाज तेज हो गई थी और हवा में ठंडक और बढ़ गई थी। अब सचिन पूरी तरह डर के साए में था। वह गला फाड़कर चिल्ला रहा था, लेकिन जानता था कि यहाँ उसकी चीखें भी किसी तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, वह बुरी तरह हांफते हुए चीखा, मुझे नहीं पता। मैं कसम खाता हूं, मैंने लकी को नहीं उठाया। इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर लकी का अपहरण सचिन ने नहीं किया तो फिर और कौन कर सकता था? सचिन हांफते हुए बोला, हो सकता है लकी का किडनैप कावेरी ने किया हो, क्योंकि ये सब उसी का आइडिया था, उसी ने लकी को छिपाया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आरुषि का हाथ एक पल के लिए थमा। वो सचमुच कावेरी को भूल गई थी। आज जब सभी लोग हिलफोर्ट में सामान बांटने गए थे, तब कावेरी ने पैर की मोच का बहाना किया था और फिर बोली थी कि कहीं से गिर गई थी। उसने आशीष से खाना तक मंगवाया था। लेकिन कावेरी कभी खुद अपने हाथ गंदे नहीं करती थी। इसी क्षण की तलाश में सचिन ने मौका देखा और झपट पड़ा। मैं तुझे अभी के अभी मार डालूंगा। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक तेज वार उसके पेट पर पड़ा। आरुषि ने पूरी ताकत से उसे लात मारी और सचिन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह बिल्कुल बेजान सा पड़ा था। आरुषि ने गहरी सांस ली और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक बर्फ सी चमक थी। मैंने तुझे पहले ही मौका दिया था सचिन, तू वाकई मरने लायक है। सचिन को अब समझ आ गया था कि आरुषि सच में उसे मार सकती है, जिस कारण वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, आरुषि मुझे मारने जा रही है। पर शायद वह भूल गया था कि इस जाल को उसी ने रचा था। पहले गांव वालों को दूर भेजा और आरुषि को अकेले इस जगह लाया। आरुषि के दिमाग में फिल्मों का एक डायलॉग घूम गया, चिल्ला ले, गला फाड़ ले, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। उसने अभी यह कहा ही था कि उसे महसूस हुआ आसपास का उजाला कुछ फीका पड़ गया है। एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने तेजी से सामने देखा। एक लंबा साया सा खड़ा था वहां। आधे अंधेरे में उसकी आकृति बस झलक रही थी। वह शांति से मुस्कुरा रहा था और आरुषि सोच रही थी, आखिर वह कितनी देर से ये सब देख रहा था। चांदनी रात की हल्की धुंध में एक लंबा सा पुरुष आकृति लिए खड़ा था, जैसे उसकी छाया पर चांदी की परत चढ़ी हो। वह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ा। उसके कंधों पर चंद्र प्रकाश इस तरह गिर रहा था मानो कोई रहस्य खोलने को हो। उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि आरुषि गुप्ता की सांसें थम सी गईं। वह कोई और नहीं, राघव कपूर था। उसकी बाहों में एक छोटा सा सफेद पिल्ला था, जिसे वह अपनी लंबी ठंडी उंगलियों से उसकी गर्दन की खाल पकड़कर नर्म स्वर में दबाए हुए था। पिल्ला डर के मारे धीमे धीमे सिसक रहा था, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राघव को वहां देखकर आरुषि का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। वह कब आया था और उसने कितना देखा था? लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी किसी और को हो रही थी, सचिन गुप्ता को। जैसे ही उसने किसी तीसरे व्यक्ति को वहां खड़ा देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह चिल्ला उठा, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो, ये लड़की मुझे मारने जा रही है। गड्ढे से झरने तक की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जमीन पर खून के धब्बे खींचे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। सचिन की हालत दयनीय थी और आरुषि एकदम संयमित, शांत और पूरी तरह नियंत्रण में थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसे एक क्राइम का सीन समझ सकता था, और वो भी रंगे हाथों पकड़ा गया। सचिन को बिल्कुल नहीं पता था कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। उसके लिए तो वह बस एक संभावित मसीहा था। वह फिर से हांफता हुआ बोला, साहब मेरी मदद कीजिए, इस डायन से मुझे बचाए।
इसे चट्टान से नीचे फेंक दीजिए, मैं आपको बहुत पैसे दूंगा। अचानक आरुषि के होंठ थोड़े फड़क उठे। सचिन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके शब्दों ने हवा में कितनी भारी चुप्पी भर दी थी। उसने अपने बचाव के लिए बातों की बौछार जारी रखी, करिए ना, जल्दी करिए। मैं, सचिन गुप्ता, वादा करता हूं, इसे खत्म कर दीजिए और मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। अगर वो कम लग रहा हो तो मैं कीमत 1 करोड़ कर देता हूं। इतना तो चलेगा ना? पर उसकी बढ़ती हुई पेशकशों का कोई उत्तर नहीं आया। तभी सचिन को महसूस हुआ कुछ तो गलत है। उसने सिर घुमाकर राघव कपूर की ओर देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, सचिन का दिल एक पल को बैठ गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन कस दी हो। एक तीव्र, जानलेवा नजरिया उस पर बरस पड़ा, जिससे उसकी पीठ पसीने से भीग गई। तुम, उसके होंठ कांपने लगे, आवाज गले में ही अटक गई। राघव ने उसकी ओर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वह केवल आरुषि की ओर देखकर बोला, क्या चाहो तो मैं करके दिखाऊं? क्या? आरुषि पल भर को चौंक गई। फिर जैसे ही उसने राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी, वह समझ गई वह आखिर क्या दिखाना चाहता है राघव आरुषि को। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हमेशा खुश साथ ही साथ मुस्कुराते रहे।